हमारी एपिसोड की शुरुआत ही काफी इंटेंस होती है। किसी वजह से सारे लोग थर थर कांप रहे होते हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट बल्कि उनका सर भी कांप रहा होता है। तभी एक लड़की खड़े होकर कहने लगती, सर क्या मैं नर्स ऑफिस जा सकती हूँ? इसी में बाकी के लोग भी जाने की जिद करने लगते। यही बात सारे कह रहे होते कि हम अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रहे, ना कि सर्दी के मारे। बस यूं ही जैसे इस क्लास में कदम रखा, इस पर सर कांपते कांपते कहने लगता, जो लोग खुद को कांपने से नहीं रोक पा रहे हाथ खड़ा करे। तकरीबन पूरी क्लास ही होती, मगर एक शख्स मजे से आराम से सो रहा होता, जैसे कि दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। हाँ, एक ही चीज के कि उसके मुंह पे कुछ जख्म के निशान होते, जिसका नाम बाकी हामा होता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जिसमें बाकी के सामने 3 गुंडे खड़े होते हैं जो कि अपनी दहशत फैलाते होते, मगर एक ही बार बाकी की कातलाना आंखों में आंखें मिलाते यहीं पे खत्म हो जाते, थर थर कांपने लगते। शायद इनके डीएनए में ही नहीं, बाकी जैसा शख्स इन्होंने कभी देखा नहीं था। ऐसा शख्स जो इंसान और जानवरों से बढ़ के हो, जिसकी वजह से एक शख्स उसे पूछता है, तुम क्या चीज हो? तो बाकी का कहना होता है, तुम्हें तो पता है ज्यादा दखल अंदाजी खतरनाक पड़ सकती है। तीनों तो ऐसे थर थर कांप रहे होते हैं जैसे कोई इससे बड़ा डेविल नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना खतरनाक शख्स कभी नहीं देखा जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो। इसी में वहाँ से बाकी जाने लगता, जाते जाते कहता, मुझसे दूर रहना। ऐसी खसूसियात तो लड़ने से भी बेहतर है, तुम्हारे दुश्मन की हिम्मत ही ना हो। देखते ही देखते एक और बार सीन शिफ्ट होता। तभी एक काली सी गाड़ी बाकी के स्कूल के आगे रुक जाती और उसमें से एक शख्स निकलता है और उस शख्स का नाम मित्सुनारी टोकुगावा, जो कि टोकुगावा फैमिली का सरबराह होता, साथ ही साथ वो अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का मैनेजर होता, द हॉलो ग्राउंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, जिसे मार्शल आर्ट्स की फील्ड में काफी नॉलेज होता। उन लोगों को बेहद पसंद करता होता जो मार्शल आर्ट सीखते हैं और करते हैं। इसी में हमें पता चलता है वो बाकी से ही मिलने आया होता है। तभी बाकी भी उससे मिलने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस आ जाता। यहाँ पे टोकुगावा बाकी को देख के काफी खुश होता। फिर टोकुगावा कहने लगता, मेरा चैंपियन आ गया। ये सुनते ही बाकी कहने लगता, मुझे चैंपियन ना बुलाया करो। ओए बुड्ढे, तू चाहता क्या है? बाकी का ये रवैया देख के प्रिंसिपल दूसरे सर के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर टोकुगावा उसकी बातों पे हंसता रहता, जिस पर वो कहने लगता, प्रिंसिपल क्या आप हमें अकेले में थोड़ा वक्त देंगे? देखते ही देखते सारे लोग वहाँ से चले जाते और टोकुगावा उसके जख्मों के बारे में पूछता, तो बाकी कहता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर कोई चीज मुझे बताती है, तुम यहाँ पे मेरे जख्मों का हाल चाल नहीं पूछने आए। इसी में टोकुगावा दांत निकालने लगता, फिर उसके सामने एक अजीब सी चीज रख देता और वो कहता है, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, जो कि आम अल्फाजों में तबाही का सामान कह सकते हो, मगर ये तबाही का सामान क्रिस्टलाइज हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। इसी में टोकुगावा मजीद बोलता, 100 साल पहले इसी को क्रिस्टलाइज करने के लिए बेहद कोशिशें की गई। कभी ठंडा का इस्तेमाल करते, कभी गर्माइश का, मगर कुछ काम ना करता। ऐसा लिक्विड जिसे क्रिस्टलाइज ना किया जा सकता। एक दिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक शिप वियना से लंदन के सफर में थी, सामान पहुंचा रही थी। वो शिप उसी बारूद से बड़ी हुई थी। समुद्री तूफान था, मगर ग्लिसरीन के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ काफी भारी पड़ सकती थी, मगर पता नहीं कैसे मगर वो पहुंच गई। और जो क्रूज शिप पे सवार थे उन्होंने कंटेनर खोलने का फैसला किया कार्गो को देखने के लिए, मगर जो उन्होंने पाया, नाइट्रोग्लिसरीन क्रिस्टलाइज हो चुका था। पता नहीं कैसे पर हो गया था। और इसके तुरंत से ही उस दिन के बाद वही क्रिस्टलाइन ग्लेशियर दुनिया में कहीं कहीं भी पाया जाता, वो क्रिस्टलाइज हो चुका था। इसे कहा जाता है सिंक्रोनिसिटी, जिसे ज़मानी इत्तेफाक कहते हैं। इसी तरह टोक्यो में कोई खतरनाक बंदे आएंगे। इसी तरह हमें आर्गतस प्रिजन का एक वाक्य दिखाया जाता, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। काफी हाई सिक्योरिटी होती है। इसी में उस दिन एक मुजरिम की एग्जीक्यूशन होती है। वो कैदी काफी खतरनाक होता, थोड़ी सी हिलजुल पे भी उसे शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक खूंखार जानवर से बढ़ के है, जो कि सेकंड में सबको चीर फाड़ दे सकता है। फिर जहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी उस प्रिजन का काम तमाम करने के लिए उससे आगे बढ़ाया जा रहा होता है। तभी क्रिश्चियन का फादर बोलता है, मिस्टर डोरियन कोई आखिरी अल्फाज है? तो मिस्टर डोरियन एकदम से एक भयानक सी स्माइल मारते। ये देखते ही उस फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी में वो कहता है, मैं सिर्फ
हार का मजा चखना चाहता हूँ। इसी में उसकी एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाती, जिस पर उसे लटका दिया जाता। कुछ ही देर में यूं ही वो हिलना बंद कर देता। जैसे ही वो हिलना बंद कर देता, थोड़ी देर में ही वो लोग डॉक्टर को बुला लेते। एक्सिक्यूशन के बाद भी उसे लटकाए रखा 10 मिनट के लिए। इन सब के बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता कि कहीं जिंदा तो नहीं। मगर इसी में डॉक्टर कुछ ऐसा सुनता जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। तभी तुरंत से वो अपनी आंखें खोल लेता। उठने के बाद ही बड़ी तेजी से सबका खात्मा कर देता। और जैसे ही वहाँ पे दूसरा प्रिजनर गार्ड आता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लाशें ही पाता। और उसने दीवार पे खून से कुछ लिखा होता है। इस लिखाई से ये वाजिया होता है कि वो टोक्यो जा रहा है। तभी वापस सीन शिफ्ट होता और टोकुगावा बोलता है, बाकी ना कि सिर्फ ये, इसी तरह इंग्लैंड में हुआ। इसी तरह सीन शिफ्ट होता और हमें कारिस प्रिजन में दिखाया जाता और उन्होंने एक शख्स को कुर्सी पे बिठाया होता है। बिठाया क्या बल्कि बांधा होता है। उसकी भी यहीं पे एक्सिक्यूशन होती है। तभी वो सामने वाला शख्स कहता है, क्या तुम हार का मजा चखना चाहते हो? क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज है? जिसमें वो शख्स हंसने लगता और उसकी एक्सिक्यूशन बिजली से होगी, जो कि काफी हाई वोल्ट है। उसके इशारे पे ही उसकी एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाती। इसी तरह वो काफी देर तक तड़पता रहता और उसके इशारे करते ही बिजली को बंद कर दिया जाता। और वही शख्स जैसे ही उसके सामने जाता है, में वो बड़ी तेजी से सब कुछ तोड़ देता, इतनी स्पीड से कि सामने वाले बंदे को दिखता ही नहीं। वो इसके 2 सोल्जर्स के पीछे होता, उन्हीं से ही शुरुआत करते करते सबको मार डालता, जबकि उसकी आंखों पे काला कपड़ा भी बंधा होता है। बस वहाँ से जाने लगता, सिर्फ डॉक्टर ही सही सलामत होता और वो शख्स भी प्लेन में बैठ के टोक्यो निकल जाता। इसी तरह सीन शिफ्ट होता और हमें दूसरे प्रिजन में दिखाया जाता, जिसमें कैदी का वजन 100 kg होता। मगर इसके बावजूद भी वो एक मेटल की दीवार पे चढ़ गया होता है, जो कि 100 मीटर्स तक होती है, मगर उसमें कोई क्रैक्स तक नहीं होता। तभी वो बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ गया होता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। और वो मेटल सिर्फ थोड़ा सा रफ होता और बीच में बस कुछ लकीरें सी होती, सिर्फ और सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके निकला, जो कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये वाकया रशिया के प्रिजन में हुआ। तभी वो सारे लोग उसका पीछा करने लगते और वो क्रिमिनल गानन की बेस में चला जाता, जो कि रशिया का हीरो होता है। इसी में वो लोग कहते हैं कि गान्ना उसे रोक लेगा, मगर जब वो वहाँ पे पहुँचते तो उस क्रिमिनल ने उस हीरो को मार दिया होता है। इस खिलड़ का नाम सिकोर्स्की है। उसने भी मैसेज छोड़ा होता है कि वो भी टोक्यो जा रहा है, जिस पर हमें दोबारा से बाकी के बारे में दिखाया जाता। ये सुन के बाकी काफी हैरान होता। तभी टोकुगावा बोलता है, अभी तो 2 और प्रिजन्स भी है, जिस पर हमें दोबारा से एक और कैदी के बारे में दिखाया जाता। तभी कोई शख्स उस किलर को देखने आया होता है। उसी में सामने वाला शख्स उसे हर कुछ ले लेता है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को छोड़ के, यहाँ तक उसकी बेल्ट भी ले लेता है, ताकि वो किलर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। तो वो शख्स कहता है, यहाँ पे तो काफी सिक्योरिटी है, वो एक बुलेट प्रूफ केज में बंद है, और ये भी मत भूलो मेरे पास कराटे की ब्लैक बेल्ट है। जिस पर वो सामने वाला शख्स उसे एक पिक्चर दिखाता और वो कहता है, 2 साल पहले तुम्हारी तरह एक शख्स मिलने आया था, जिसने उसका हाल ये कर दिया और उसे काफी बेदर्दी से मारा। ये उसकी सूरत देखने लायक नहीं बचती। ये देखते ही उस कराटे वाले शख्स की पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी में वो बेल्ट और सब कुछ उतार के दे देता। उस कैदी का नाम स्पेक है और जो 2 साल पहले उसे मिलने आया था, उसकी कफलिन से उसे अपने जोर से डेरा वेरा करके उसे चाबी की तरह इस्तेमाल किया और लॉक खोल लिया। इसी वजह से वो उसे सारा कुछ मांग रहा है। तभी वो उसे ले जाने लगता और वो उसे बोलता है कि सामने ही है, और वही शख्स काफी डरा हुआ होता और जाते जाते वो बंदा उसे मजीद बोलता, भूल जाओ कि तुम्हारे पास कराटे बेल्ट है। 2 साल मिलने आया था, वो भी अमेरिका का चैंपियन था, रेसलिंग चैंपियन। तभी वो उसे मिलने जाता है तो वो वहाँ पे उसे ना पाता। ये देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, बल्कि उसकी पैंट भी खिसक जाती, जिस पर वो कैदी एयर वेंट में छुपा होता और वक्त मिलते ही उसे मार डालता। और इस बार वो इस्तेमाल करता उसके लोहे का दांत। पिछली बार उसने कफलिंस का इस्तेमाल किया। इसी में वो अलार्म बजा देता और वो भी टोक्यो ही जा रहा होता है, मगर इस वक्त जो जहाँ पे मौजूद है वो पानी के 200 मीटर्स गहराइयों में है। उसी लोहे के दांत का इस्तेमाल करके सबमरीन की सिक्योरिटी से निकल जाता, जिसमें वो निकल तो गया है, मगर सारे लोग कहते हैं वो ऊपर कैसे पहुंचेगा, 200 मीटर्स गहराइयों में है। मगर कैसे न कैसे करके वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता।
इसी तरह दोबारा से एक और बार सीन शिफ्ट होता और हमें आखिरी प्रिजनर के बारे में दिखाया जाता और उस कैदी ने भी काफी लोगों की जानें ली होती। इसे भी सजाए मौत जल्दी सुना दी जाएगी। इसी में दो गार्ड्स उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है। एक गार्ड बोलता है, मैंने सुना है कि ये किसी किस्म का पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है या फिर कोई और छुपी हुई चीज, और वो कैदी की लंबाई 5 फीट तक होती है। जिसे इस गिलास में बंद किया हुआ है वो गिलास बजूका को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये कैदी कहीं पे जापान में ही पाया जाता है। इस कैदी का नाम होता है रोयोको इनागी। जिस सब के बाद वो प्रिजनर उठते ही इनकी तरफ बढ़ने लगता। तभी वो बढ़ते हुए कहता है, ओए, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है? और वो गार्ड्स काफी डरे होते। वो इसे कहते हैं इसी वक्त पीछे हट जाओ। यहाँ तक वो इसकी तरफ गन ताड़ लेता। इसी में वो कैदी कहने लगता, तुम गन ताड़ के करोगे भी क्या, जो कि बजूका को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। पर मेरे लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल खिड़की के गिलास जैसा है। जैसे कि ये जगह मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। तभी वो बड़ी आसानी से गिलास को तोड़ देता और निकलते ही बड़ी आसानी से दोनों को सुला देता। इसी में अलार्म बजने लगते और वो भी टोक्यो ही आ रहा है। ये पांचों के 5 प्रिजनर्स टोक्यो ही आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार का मजा चखने के लिए। इसी तरह सीन शिफ्ट होता। टोकुगावा यही कहता, सिंक्रोनिसिटी, ज़बानी इत्तेफाक, जैसे कि बिल्कुल उसी बारूद की तरह हुआ। वो बारूद जैसे क्रिस्टलाइज हुआ तो दुनिया में हर नाइट्रोजन ग्लिसरिन क्रिस्टलाइज हो गई। बिल्कुल इसी तरह दुनिया का एक खतरनाक कैदी भागा। इसी तरह दुनिया के बाकी 4 और खतरनाक कैदी भागे। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए, टोक्यो पहुंचना और हार का मजा चखना। इस पर टोकुगावा मजीद बोलता, बाकी तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत ही पहले की तरह इंटेंस ही होती, जिस पर टोकुगावा कहता है सिंक्रोनिसिटी, जो कि ज़बानी इत्तेफाक। इसी में वो मजीद बोलता, पांचों के पांचों कैदी एक ही मैसेज छोड़ के टोक्यो आ रहे हैं। बाकी तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। तो बाकी एक लंबी सी सांस भरता और वो कहता है, तो क्या ये टोक्यो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जेल से बच सके? तो टोकुगावा कहता है, बाकी क्या तुम्हें पता है ये लोग बहुत खतरनाक कैदी है। दुनिया के बड़े बड़े जेलों से भाग के टोक्यो आ रहे हैं। इन्हें किसी को खत्म करने के लिए किसी वेपन की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये सारे लोग एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए आ रहे हैं? वो टोक्यो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मास्टर मार्शल आर्ट से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही बाकी काफी हैरान होता, क्योंकि टोकुगावा जिस शख्स की बात कर रहा है वो शख्स बाकी ही है। तो इसका मतलब ये सारे क्रिमिनल्स बाकी से लड़ने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार का मजा चखने के लिए। तो टोकुगावा कहता है, आम अल्फाजों में टोक्यो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैटल अंडरग्राउंड अरीना है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है। और इन टूर्नामेंट्स को कंडक्ट करने वाला टोकुगावा ही है। टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता, बहुत दमदार लड़ाई होने जाएगी, क्लासिक मार्शल आर्ट्स वर्सेस डार्क मार्शल आर्ट्स। तो बाकी कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता और हमें एक शख्स के बारे में दिखाया जाता जिसका नाम रॉबिन्सन, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जिसे लोग किक बॉक्सर बुलाते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है। इसी तरह वो आगे बढ़ता रहता, मगर तभी वो एक जगह से गुजरता है जहाँ पे एक शख्स न्यूज़पेपर पढ़ा होता है। जैसे वो उसके करीब आता है वो उसकी तरफ वही न्यूज़पेपर फेंकता। वो न्यूज़पेपर इतनी स्पीड में जाता है जिसकी वजह से वो काफी सख्त हो जाता। इसी की वजह से रॉबिन्सन के मुंह पे कट आ जाता, जो कि वो शख्स उन्हीं 5 कैदियों में से होता जिसकी एग्जीक्यूशन हाई वोल्टेज से होने जा रही थी, मगर वो वहां से फरार हो गया था। इसे देखते ही रॉबिन्सन के पसीने छूटने लगते, मगर इसके बावजूद भी काफी टफनेस दिखाता। मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, तुम तो एक एमेचर हो। मगर जैसे जैसे वो करीब होता जाता वो और डरता रहता और पीछे को आने लगता, मगर साथ ही साथ वो गुस्सा हो जाता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ जैसे प्रोफेशनल के आगे आए। इसी भरम से वो उस कैदी पे टूट पड़ता, जो कि उसे काफी भारी पड़ता, और उस पे हाथ डालते ही उसके हाथों से खून निकलने लगता। तभी वो नोटिस करता है कि उसके कॉलर में लेजर ब्लेड्स हैं। यहाँ तक यही ब्लेड उस क्रिमिनल ने अपनी कोहनी में भी लगाया होता है, जिसका इस्तेमाल करके उसका मर्डर कर देता। इसी में वो क्रिमिनल कहने लगता, मुझे पता है
तुम कोई फाइटर नहीं हो। देखते ही देखते दोबारा से सीन शिफ्ट होता, हमें दोबारा से उन्हें गुंडों के बारे में दिखाया जाता। उन्हीं गुंडों के साथ एक और अनजान शख्स होता और वो नाइफ में काफी एक्सपर्ट होता। इस स्पीड में वो नाइफ को हिला सकता होता कि कोई आंख देख ही ना सकती होती। और ये गुंडे बाकी को हराने के लिए कुछ शख्स जमा कर रहे हैं, जिसके बाद हमें दूसरे शख्स के बारे में दिखाया जाता। वो भी अपने काम में काफी एक्सपर्ट होता, यहाँ तक अपने खिलौने से किसी की जान तक ले सकता होता। और तीसरा बंदा भी काफी खतरनाक होता, जो कि अपने रसोड़े में अपनी वेपन रखता होता। तभी सीन शिफ्ट होता और वो बाकी को उन्हें अपने बंदों से मिलवाने जा रहा होता है, जिसमें वो बाकी को अपने पीछे आने को बोलता। मगर जाने से पहले भी बाकी उसे हिला के रख देता। और अगले सीन में वो उन्हें उसी बंदों से मिलवाने ले आता, जिसमें वो बंदे कहने लगते, क्या यह वो शख्स जिसके बारे में हमने काफी सुना, काफी बेकार। जिसपे वो मोटा गुंडा हैंड गन निकालता और वो बाकी से कहता अपने घुटनों पे। तो बाकी हंसने लगता, मगर उन्हें 3 बंदों में से एक बंदा उसकी गन नीचे कर देता और वो कहता है, गन की कोई जरूरत नहीं, पता नहीं क्यों आजकल लोग हाथों की लड़ाई का मजा नहीं उठाते। तभी वो अपने रसोड़े से अपनी तलवार निकाल लेता और बाकी की तरफ ही बढ़ने लगता, जिस पर बाकी दिल ही दिल में कहने लगता, तो ये बंदा वाकई में मुझे मारना चाहता है, तो इसके लिए ये वार ही काफी होगा। मगर जैसे ही वो बाकी पे टूटने लगता, उससे पहले ही उसे ये दिखता है कि बाकी उसे हरा चुका है। तभी वहाँ पे खड़ा रहता, उसकी हिम्मत ना होती। तो बाकी कहता है, जबकि तुम तैयार हो किसी को काटने के लिए, पर तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ, अपना मुंह टूटते हुए नहीं देख सकते? उस लसौड़े वाले के पसीना छूटने लगते। इस सब के बाद दूसरी तरफ एक बंदा अपने खिलौने से वार करता, तो बाकी उसके खिलौने को पकड़ ही लेता। ये देख के बाकी कहने लगता, क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे अपने खिलौने से हरा सकते हो? तो फिर आओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उससे काफी गुस्सा आता, तो वो बाकी पे टूट पड़ता। बाकी उसके वार से बचता रहता और बचते बचते उसके करीब आ जाता और बाकी उसके करीब आके उस शख्स को उसी में हराता जिस चीज में वो एक्सपर्ट होता। ये देखते ही वो गुंडा कहने लगता, ये तो हैवान है। और दूसरे नाइफ वाले शख्स को भी काफी इजीली ओवर पावर करता और वो नाइफ्स को नजरों में गायब कर सकता होता है। मगर आज उसकी नजर उसी नाइफ को ना ढूंढ पाती जिस काम में वो एक्सपर्ट होता, जो कि उसकी नाइफ बाकी के हाथों में होती। तभी बाकी उसी गुंडे को घूरने लगता और बाकी उसे इस नजरों से घूरने लगता जैसे बाकी ने जंग में फतह पा ली हो। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता और अपनी गन बाकी की तरफ डाल लेता। ये देख के बाकी काफी हैरान होता, मगर इसके हैरान होने की वजह वो गन नहीं बल्कि एक और जानवर को उसने देख लिया, जो कि उसी गुंडे के पीछे खड़ा होता। देखते ही देखते एक और बार हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस बोर्ड में दिखाया जाता, जिसमें इन 5 कैदियों पे नजर डाली जा रही होती। मिस्टर डोरियन, सिकोर्स्की, डोयल, स्पेकर और फाइनली रयोको येनागी। इनका नाम दोहराते हुए वो शख्स कहने लगता, ये 5 के 5 लोग, जिसमें जापान का भी रहने वाला है, ये सब के सब खतरनाक फरार कैदी हैं और अब तक इन 5 के दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं। पर इन 5 के दरम्यान एक चीज बहुत अजीब है जो कि सबकी आपस में मैच करी है, जो कि टोक्यो आना। तभी कमिश्नर मजीद बोल पाता, एकदम से एक शख्स अंदर आता, वो उसके कान में फुसफुस करते हुए कहने लगता, सर हमें स्पेक दिखा है। ये सुनते ही कमिश्नर काफी हैरान होता, आखिर स्पेक इतनी जल्दी टोक्यो कैसे पहुंच गया? और स्पेक ने ये गाड़ी का हाल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही किया होता है। और उस वक्त एक शख्स वहाँ पे मौजूद था, मगर उसने सही तरीके से उस शख्स की शक्ल नहीं देखी। तो उस शख्स को उन्हीं 5 कैदी की तस्वीरें दिखाई जाती। तो तुरंत से वो स्पेक की तरफ इशारा करता, जिस पर हमें दोबारा से बाकी के बारे में दिखाया जाता। तो वो गुंडा कहता है, क्या हुआ बाकी, अब तुम्हारी जुबान कहाँ गई? तो बाकी कहता है, मुझे डर लग रहा है। इस पर वो गुंडा हंसने लगता और वो कहता, जैसे कि मैंने सोचा। तो तुरंत से बाकी अपनी कातलाना आंखें दिखाता और वो कहता है, 5 कैदी जो कि टोक्यो आ रहे हैं, उनमें से एक तुम्हारे पीछे है। और उसको देखने से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो वो गुंडा उस पे गन ताड़ लेता। तो उस पे कहता है, लाओ मुझे दो, ऐसी चीजें मुझे तकलीफ नहीं देती। क्या तुम्हें समझ आई? जिस पर वो गुंडा काफी डरा होता और डर के मारे उसे गन पकड़ा देता। इसी में स्पेक अपने ऊपर गन ताड़ देता और कुछ ज्यादा ही गोलियां चलाता। ये देख के बाकी काफी हैरान होता, जबकि दूसरे शख्स की पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के वो इतना डर जाता कि वो अपनी पैंट में पेशाब कर देता। इन सब के बाद स्पेक कहने लगता, मुझे पता चला है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यहाँ टोक्यो में रहता है। तो वो 17 साल का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम बाकी हानमा है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो
तो मेरा हाथ मिलाओ। मगर बाकी जैसे ही उसके साथ हाथ मिलाता है तो वो किसी और का हाथ होता है, जिसे बाकी तुरंत से छोड़ देता। ये देख के स्पेक पागलों की तरह हंसने लगता और वो कहता है, उससे गिराओ मत। इस हाथ को तुमसे प्यार है और जिस हाथ को प्यार हो उससे गिराओ तो मत। देखते ही देखते वो बाकी पे टूट पड़ता और उसका सर पकड़ के इसी हाथ के साथ दे मारता। इन सब के बाद स्पेक कहने लगता, ये वही हाथ है जो तुमसे प्यार करता है, उठाओ इसे। और आसपास के लोग ये देख के काफी हैरान हो जाते और उनमें से एक कहता है कोई पुलिस को बुलाए। और उस गुंडे से ये ज्यादा देखा ना जाता, तभी वो वहां से चला जाता और स्पेक उसे इसी तरह मारता रहता। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही पुलिस आ जाती और वो लोग स्पेक को गिरफ्तार कर लेते। तभी एक पुलिसमैन उसी हाथ को देख के कहता है, मुझे लगता है ये ऑफिसर कैनेडिस का हाथ है। ये सुनते ही बाकी काफी हैरान होता। इसी में स्पेक हैंडकफ को तोड़ देता और वो बाकी के पास आके कहता है, बाकी हान माँ, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने आप के बारे में बताने आया हूँ। हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। इस बार मेरा असली हाथ मिलाओ। और बाकी के साथ जैसे वो हाथ मिलाता है तो वो कहने लगता, मुझे निराश मत करना। जिसपे वो बाकी के मुंह पे दोबारा से लात मारता और जाते जाते कहने लगता। बाद में मिलते हैं। दूसरे सीन में हमें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन दिखाते, जो कि उन्हीं फरार कैदियों की न्यूज सुन रहा होता है, जो कि पुलिस और FBI मिलके काम कर रही होती है इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो वो शख्स कहता है, FBI इस मसले का कभी हल नहीं निकाल पाएगी। जिस शख्स का नाम यूजिरो हानमा होता, जो कि बाकी का फादर है। हाँ, यूजिरो हानमा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बाकी का फादर है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने हाथों से पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है। उससे पूरी दुनिया जानती है। पॉलिटिशियंस, मार्शल आर्टिस्ट सब इससे डरते हैं। जिसके बाद हमें एक और सीन में दिखाया जाता। तभी हमें एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता, मगर उसके साथ एक और क्रिमिनल भी बैठा होता और वो अनजान शख्स कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम ऐसे मिलेंगे, पर फिर भी मुझे काफी खुशी है तुम मुझसे मिलने आए। तो ये नागी कहता है, तुम बूढ़े होते जा रहे हो। और उस सामने वाले शख्स का नाम शिबुकावा होता है। तभी ये नागी मजीद बोलता, तुमने वही खो दिया जो तुम्हें खास बनाता था। तुमने सब कुछ खो दिया। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे हो जाओगे तो कसम से मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देता, जब भी मेरे पास मौका था। गोकी शिबुकावा, द फाउंडर ऑफ शिबुकावा डोजो, जो कि इस वक्त 70 साल का है। ये जीता जाता लेजेंड है। अपनी टेक्निक से किसी को भी उड़ा के पटक देता है। इस टेक्निक का नाम है आइकी। तो शिबुकावा बोलता है, ये नागी मुझसे लड़ो, मेरे अभी के लिए नहीं बल्कि पुराने दिनों की खातिर। तो ये नागी हंसते हुए कहता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझ पे टूट पड़ो, बिल्कुल इसी तरह। और काफी आसानी से ओवर पावर कर देता। तभी ये नागी कहता है, क्या तुम मजीद लड़ना चाहते हो? फिर से एक और बार सीन शिफ्ट होता और हमें स्पेक के बारे में दिखाया जाता, जिसमें स्पेक इस जेल को कबूल कर लेता कुछ रातें गुजारने के लिए, क्योंकि स्पेक जेलों को होटल की तरह इस्तेमाल करता है। जब चाहे छोड़ के चला जाए, जब चाहे वापस आ जाए। तो हाँ, उसे खसूसियात दिखी होती है इस जेल में रहने के लिए। अगर इस जगह में किसी चीज की कमी होती, वो सिर्फ खाने की, मजेदार खाने को ना मिलता। जिस पर हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग स्पेक के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। हमें मेट्रोपॉलिटन बोर्ड की मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्पेक को गिरफ्तार किया है, जिस पर उन सबको स्पेशली बताया जा रहा होता है कि इसे इंसान मत समझना, इसे जानवर कह सकते हो जिसकी इंटेलिजेंस हाई हो। तुम लोगों ने कभी पूरी जिंदगी में इस जैसा शख्स नहीं देखा होगा। हमने सबको पकड़ना है। ट्रांसपोर्टिंग के वक्त 3 गुना सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाए। इसी में वो डिसमिस होने का ऑर्डर दे देता, मीटिंग खत्म हो जाती। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वही कैप्टन वॉशरूम में होता है, मगर वो अपने साथ ही स्पेक को पाता। स्पेक को यहाँ देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वैसे तो स्पेक खाना लेने निकला होता है, जो कि वो सुपरमार्केट से ले भी आया होता है, और स्पेक इस कैप्टन को भी देता। ये कहता कि ये अभी भी गर्म है, मगर वो कैप्टन उस पर टूट पड़ता। मगर स्पेक बड़ी आसानी से उसके वार को रोक लेता। तो स्पेक उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसने लगता। देखते ही देखते अलार्म बजने लगते। दूसरे सीन में 2 पुलिसमैन काफी कंफ्यूज होते कि उन्होंने कुछ सुना तक नहीं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? तो थोड़ी देर में वो अपने पीछे स्पेक को पाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिस मार्केट से स्पेक ने खाना वगैरह लिया होता है, वहाँ पे उसने सबको उड़ा दिया होता है। दूसरी तरफ हमें एक डोजो में दिखाया जाता है जिसमें एक बैटल स्टार्ट होता है। तभी 2 लोग आमने सामने होते हैं। कात्सुमी अरोची, द फाउंडर ऑफ शिंकिन काय कराटे, इसकी परवरिश डोबो अरुचि ने की, जो कि इस डोजो का लीडर होता था। मगर अब कात्सुमी अरुचि लीडर बन चुका है। इसे कराटे की दुनिया में माना जाता है एज अ लीथल वेपन। इसका अपोनेंट काइहो रेत्सु चाइनीज मार्शल आर्ट्स में
सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, नंबर 1 और मैक्सिमम टूर्नामेंट में इसने इतने जबरदस्त से लड़ाई की कि वो बाकी हानमा को भी द मास्टर ऑफ अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स से भी हराने के काफी करीब था। खैर अब तो वो पुरानी बात है। जो इनके दरमियान में हमें बैटल देखने को मिलता है उसके लिए जबरदस्त का लफ्ज भी बहुत छोटा पड़ता है। मगर इस राउंड का विनर जाहिर सी बात है वही होगा जो बाकी को हराने में काफी करीब था, काइहो रेट्सु। इन सब के बाद कासुमी अरुचि कहने लगता, बहुत पुरानी बात है, डोपो अरुचि मेरा फादर, उन्होंने अपने डोजो से अपने आप को एक्सपेल्ड कर दिया क्योंकि उनका मानना था मॉडर्न कराटे एंशियंट कराटे को नहीं हरा सकते। पर मेरा मानना अलग है। 4 सालों से चाइनीज ने अपने आप को मजबूत किया, जबकि उस वक्त हमारी कंट्री के हिस्से कुछ पानी के अंदर थे। मगर चाइनीज के पुराने लोग उस वक्त कराटे को स्टडी कर रहे थे, तो हम शिनशिनकाई डोजो इनके कराटे को ही अपने तरीके से करेंगे। हम बनाएंगे, हम बताएंगे असली मॉडर्न कराटे का मतलब क्या है। तभी तुरंत से वहाँ पे डोरियन आ जाता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत शिनशिनकाई डोजो से होती, जिसमें मिस्टर डोरियन कहता है मैं डोपो अरोची से मिलना चाहता हूँ। जिस पर काट्सुमी कहने लगता, ठीक है जॉबी, मगर अपने शूज उतारो। तो मिस्टर डोरियन भी यही करता, मगर शूज उतार के उसकी तरफ फेंक देता। जैसे ही वो शूज से डिस्ट्रैक्ट होता तो उस पे टूट पड़ता। यूं ही देखते बड़ी आसानी से उसे ओवर पावर कर देता, मगर इतनी आसानी से वो भी इसे अपने ऊपर भारी पड़ने ना देता, जिसकी वजह से मिस्टर डोरियन गिर जाता। मगर इसी में डोरियन जमीन से एक बोर्ड उठा के सीधा उसकी तरफ फेंकता, जो कि उसकी थ्रोट पे लगती। ये बोर्ड काट्सुमी और रायो के डुअल के दरमियान में टूटा। इस सब के बाद डोरियन वहां से जाने लगता और जाते जाते कहता, अगर डोपो अरोची तुम्हारा फादर है तो फिर मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। तो तुरंत से रेट्सु उसके सामने आता और वो कहता, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? इसी वक्त डोजो के बीच में आ जाओ। ये सुनते ही किसी वजह से डोरियन रोने लगता और सारे देखने वाले काफी हैरान होते। मगर तभी वो अपना एक बाल तोड़ता और जोरदार फूंक से वो सीधा रायो और रेट्सु की आंख में जाने लगता। मगर वो गूं के जबरदस्त डांस के साथ एक जबरदस्त वार करता। खैर ऐसा तो लोगों ने सोचा था। उसका वो बाल रेट्सु की आंख के ऊपर लगा होता है। इसी तरह पहला वार रेट्सु ने नहीं बल्कि डोरियन ने किया। तो रायो रेट्सु कहता है, अब ये लड़ाई फिनिश नहीं हुई। तभी मिस्टर डोरियन शराब निकालता और वो अपने इर्द गिर्द गिरा देता, साथ ही साथ खुद भी पीता। और वो कहता, शायद किसी और वक्त। जिसके तरह वो लाइटर निकाल के आग जलाता और अपने मुंह से शराब बाहर फेंकता, जिसकी वजह से रायो रेट्सु पे आग लग जाती। देखते ही देखते नजरों से गायब हो जाता। सारे डोजो के लोग देखते रह जाते। इतना कुछ होने के बाद रायो रेट्सु को बहुत गुस्सा आता। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता। बाकी और ओरो का फिटनेस टेस्ट होता। 100 मीटर्स तक भागना, सॉफ्ट बॉल को फेंकना, लॉन्ग जंप, चिन अप और आखिरी 15 मीटर्स। ये सुन के बाकी दिल ही दिल में कहने लगता, अगर मैं वाकई में सोचूं तो ये मेरी जिंदगी का पहला फिटनेस टेस्ट है। इसके बाद बाकी की बारी होती। 100 मीटर रन इसी तरह स्टार्ट हो जाता। बाकी तो अपनी दुनिया में होता, जिसकी वजह से सारे लोग उससे आगे निकल आते। उन सबको देख के बाकी भी दौड़ लगाता, मगर उस दौड़ में उसने कुछ ज्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता। ये देख के सारे लोग हंसने लग जाते, ये क्या था। मगर तभी सारे लोग नोटिस करते हैं कि ग्राउंड में सुराख हो चुका है, तो वो समझते हैं शायद यहाँ पे ग्राउंड लूज था। तभी दूसरा सॉफ्ट बॉल, जिसमें वो काफी बढ़िया करता ऊपर फेंकने में, पर असल में इसने टास्क तो फेल कर दिया है। इसमें बॉल को बाउंस करके ऊपर फेंकना नहीं बल्कि स्ट्रेट फेंकना था। इसके बाद जंप की बारी होती, जिसमें वो कूद के जंप की फील्ड से ही बाहर निकल आता। तो सर कहता, अब मैं तुम्हारे कैसे मेजर करूं, तुम तो बाहर ही आ गए हो। इसके बाद चिन अप, और जिस लड़के ने सबसे ज्यादा किया होता है वो सिर्फ 15 होता। बाकी बड़ी स्पीड में फारक भी हो जाता, मगर किसी को दिखता तक नहीं, क्योंकि बाकी की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती, कोई नॉर्मल आंख न देख पाती। और वो तो कब का 15 करके फारक भी हो गया होता है। मगर सर समझता ये बड़ी बड़ी छोड़ा है। तो सर दूसरे स्टूडेंट से पूछता, क्या किसी ने देखा इसे करते हुए? तो वो सारे कहते नहीं। तो सर उसे दोबारा करने का कहता। तो अगली बारी में वो उसके साथ ही आसमान की बुलंदियों पे चला जाता। ये देख के सारे लोग काफी हैरान होते। बाकी ने कोई टास्क सही तरीके से किया ही ना होता। इसकी वजह से बाकी का कोई सही तरीके से रिकॉर्ड ही ना बना होता। अगर इसी तरह चलता गया तो ये तो फेल हो जाएगा। अब अगला 1500 मीटर्स तक रन। तो बाकी कहता है 1500 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। ये सुन के पीछे से सारे लोग बाकी को चीयर करने लगते और वो कहते बाकी जरूर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो सर कहता है 3 मिनट 26 सेकेंड।
जिसके सुनते ही बाकी कहने लगता, अगर ये रिकॉर्ड मैंने तोड़ लिया तो तुम मुझे सारे टेस्ट में पास कर दोगे। ये सुनते ही सर उसके करीब आता और वो उससे कहता, अगर ये करने में तुम कामयाब होगे तो मैं तुम्हें परफेक्ट स्कोर दूंगा पूरे साल के लिए। देखते ही देखते 15 मीटर रन स्टार्ट होने को जा रहा था। बाकी अपने कपड़े उपड़े साइड पे कर लेता और उसके डोले शोले और सिक्स एप्स को लोग देखते रह जाते। इसके तुरंत ही 15 मीटर रन स्टार्ट हो जाता और इसकी शुरुआत में ही बाकी लीड ले लेता। एक सर्कल कंप्लीट करके बड़ी तेजी से सर के पास से गुजरता, जिसपे सर को यकीन ना आता और वो दिल में कहता, क्या मेरी स्टॉप वॉच खराब हो गई है या वाकई में? ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे इसने 400 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इसी में बाकी एक और बार घूम के दोबारा से उनसे आगे निकल जाता। इसी तरह एक और बार सर के आगे से गुजरता और उसको आगे से गुजरते देख के सर दोबारा से सोचों में पड़ जाते और वो कहता, वर्ल्ड रिकॉर्ड 800 मीटर्स, मतलब कि दुनिया में बाकी अब पहला शख्स है जिसने 800 मीटर्स बड़ी तेजी से कंप्लीट किया। फिर से एक और बार बाकी दोबारा से लीड पे निकल आता। खैर बाकी इसी तरह भागता रहता और उसे काफी मजा आ रहा होता और वो दिल ही दिल में कहता, जबरदस्त, अब तो मेरी मसल भी वार्म अप हो गई। दूसरी ओर सर भी देखता रह जाता, इसकी स्पीड तो बढ़ती चली जा रही है मगर तुरंत से बाकी स्लो होने लगता। लेकिन खैर बाकी फिलहाल 1000 मीटर्स कंप्लीट कर चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। उसका जिस्म मजीद आगे ना बढ़ पाता। इसे मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं, जो कि सर रियलाइज कर चुका होता है, जिनकी वजह से बाकी जैसे लोगों को अपनी मसल्स में काफी दर्द महसूस होता है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि बाकी कभी भागा नहीं, बाकी स्ट्रॉन्ग होने के लिए भागा करता था। हाँ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ना कि तेज होने के लिए। और उसकी स्लो होने की ये भी वजह है, बाकी जब पहले भागता होता था तो वो ट्रेनिंग के तौर पे भागता था। उसके दिमाग में ये होता था कि वो एक बहुत बड़ी चीज को खींच के ले जा रहा है। इसी सोच की वजह से अब भी उसकी बॉडी यही एक्सपेक्ट करी है कि वो बहुत बड़ी चीज घसीट रहा है। ये बिल्कुल एक माइंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की तरह है। इसी वजह से बाकी अब स्लो हो चुका है। बाकी कैसे न कैसे करके पहुंच ही जाता। इसने जरूर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए पर 15 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तोड़ पाया और सबसे आखिरी बाकी ही होता। इसी में हमारा फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो जाता और सारे लोग बाकी पे हंस रहे होते। शुरू में तो बड़ा तेज भाग रहा था पर आखिर में सबसे आखिर में आ गया। तो सर कहता है, नहीं, बाकी पास हो गया। खैर वैसे भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जाहिर सी बात है, जिसे रजिस्टर तो नहीं किया गया पर हाँ उसने जरूर बनाए हैं। तभी एक नए दिन की शुरुआत होती। फिर हमें टोकुगावा और कुछ दूसरे लोगों के बारे में दिखाया जाता। कांजी इगारी, प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियन, मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी ने इसे थर्ड राउंड में हराया था। और मिस्टर टोकुगावा के सामने वाले शख्स का नाम टाटेयोका होता, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड जूडो चैंपियन होता। और इनकी कन्वर्सेशन से मालूम पड़ता है टोकुगावा किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं देता अपने फाइटर्स को, मगर फाइटर्स ऑनर महसूस करते हैं उसके एरिना में लड़के। वो फेमस और बहुत कुछ पाते। मगर इन्हीं बातों में देखते ही देखते वहाँ पे सिकोर्स्की आता, जो कि 5 फरार कैदियों में से एक कैदी है, जो कि रशिया से भागा था। और वो टाटियोका के सर पे कुछ प्लेट्स लग देता। इस पे टाटियोका उसका गिरबान पकड़ लेता, जो कि उसे काफी भारी पड़ता और कोट समेत कोई चीज उसके हाथ के आर पार कर देता। तभी वो कोट उतार देता, जो कि उसके हाथ के साथ ही जुड़े रह जाते। अब वो फाइट भी नहीं कर सकता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते सिकोर्स्की उस पर टूट पड़ता और उसे काफी मारता, यहाँ तक अपनी फिस्ट पावर से ही उसके चेहरे का हशा नशा कर देता। सिर्फ और सिर्फ अपनी फिस्ट पावर से। देखने वाले दिल को जोर का झटका। फिर वो नीचे गिर जाता। इसके बाद सिकोर्स्की टोकुगावा से कहने लगता, चलाओ बाहर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। और दूसरी ओर में हमें दिखाया जाता है टाटियोको को अस्पताल ले जा रहे होते और बाहर कांजी गारी सिकोर्स्की पे टूट पड़ता, मगर वो उसके वार को रोक लेता, जिसके तुरंत ही सिकोर्स्की उस पे भी बड़ी आसानी से बारी पड़ जाता। तभी पीछे से एक शख्स कांपते कांपते कहता है, सर हम तैयार हैं, सिर्फ आपके अल्फाज का इंतजार करें। तो सिकोर्स्की भी यही कहता, वो इंतजार करे तुम्हारा। और जाते जाते ही गाड़ी कहता, तुम्हें जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। इसी तरह बोलते बोलते पीछे मुड़ता। तभी सिकोर्स्की उस पर डबल किक आउट मारता। उसका मुंह एम्बुलेंस के शीशे पे लगता। ये देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फिर सिकोर्स्की उसके मुंह का वही हाल करता जो उसने टाटियोका के साथ किया होता। अब बस सिकोर्स्की और टोकुगावा है। दूसरे सीन में दोनों गाड़ी में जा रहे होते। तो सिकोर्स्की कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे पता है वो टोकुगावा के साथ है। दूसरे सीन में हमें दोबारा से उसी पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता और स्पेक दोबारा से गायब हुआ होता और ये लिख के क्या होता,
मैं जल्द वापस आऊंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टोकुगावा से अंडरग्राउंड एरिना ले आता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्ट्रॉन्ग फाइटर लड़ा हुआ है। यूं ही वहाँ पे बाकी चारों फरार कैदी भी पहुंच जाते और उन्हें देख के टोकुगावा काफी खुश होता। उसे कोर्सकी पूछता है, क्या तुमने इन्हें बुलाया? जिसके जवाब में टोकुगावा कहने लगता, नहीं, इनकी अपनी आग के साथ ही सरीना की आग और खून जो कि सीधा इन्हें खींच के यहाँ ले आया है। तुम सबका यहाँ पे स्वागत है, पर इससे पहले बताओ, मुझे बताओ, तुम सभी यहाँ पे क्यों जमा हुए हो? तो सिकोर्स्की कहता है, तुम ही तो मुझे लाए हो। तो डोरियन हार का मजा चखने स्पेक वही अरीना की भड़कती हुई आग और खून, ये नागी जो अपनी जिंदगी लड़ने के लिए वक्फ कर दे, उसे जरूर ये जगह का पता होता है। तो आखिर में डोयल स्ट्रॉन्ग वॉरियर से मुकाबला कर सके और इनके बदले में टोकुगावा उन्हें हार का मजा चखाएगा। देखते ही देखते कुछ और नए लोग भी आ जाते हैं, जिसमें बाकी हानमा, साथ ही साथ डोपो अरोची और उसके कुछ साथी भी। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में मानो दुनिया का हर बेस्ट फाइटर एक ही रिंग में जमा हुए होते। डोपो अरोची, जिसे गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फाउंडर ऑफ शिनशिनकाया है, पर फिलहाल ट्रेनिंग के लिए उसे छोड़ के निकला हुआ है। दूसरी तरफ कारोया हानायामा, जो कि हानायामा गैंग का बॉस है, जो कि ट्रेन हुआ होता है स्ट्रीट फाइट्स के लिए और उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में किसी को ना मालूम होता। जापान का बहुत ताकतवर होता। यूं ही टोकुगावा कहता है, एक वक्त में 38 लोगों का टूर्नामेंट था, जिसे टोकुगावा ने खुद ही हेल्ड किया था। इस हिस्टोरिकल टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स जमा होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा बेहतर टूर्नामेंट होते हैं। और जो विनर है इस टूर्नामेंट का 17 ईयर ओल्ड बॉय बाकी हानमा। और पांचों के पांचों कैदी की नजर अब बाकी पे है, और ये पांचों कैदी हर किसी किस्म के टूर्नामेंट को बहुत खास वैल्यू देते हैं। ये लोग अपनी डिफीट के लिए निकले हैं, तो टोकुगावा के मुताबिक ये 5 बंदे इन्हें डिफीट दे सकते हैं। इसी में बाकी कहता है, बहुत हुआ, आखिर हम कब लड़े हैं? जिसके तुरंत ही डोपो अरुचि बोलने लगता, क्यों ना कि अभी ही स्टार्ट किया जाए। बाकी और अरुचि के साथ बाकी तीनों भी तैयार होते, बस हमें अल्फाज दे दो कि आखिर कब और किस वक्त लड़ाई होगी। तभी टोकुगावा जैसे ही रूल्स की बात करने लगता है, तो फौरन से वहाँ से गोकी शिबुकावा बोलने लगता, इसमें कोई रूल्स नहीं है, हम 5 उन दूसरे सामने वाले 5 को खत्म करेंगे और सामने वाले 5 भी यही करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब बैटल अभी से स्टार्ट हो चुका है। कोई भी किसी भी वक्त किसी पे भी हमला कर सकता है, चाहे वो स्कूल हो, बाथरूम हो या कहीं भी हो। काफी रात हो गई होती, तो बाकी ने कल स्कूल भी जाना है, तो उसे नींद आई हुई है। इसी तरह बाकी यहाँ से जाने लगता, इसी तरह सारे वहाँ से चले जाते, मगर बैटल तो स्टार्ट है, अगर कोई चाहे तो वो किसी पे भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ से कोर्सकी काफी खुश होता है और वो सोच रहा होता है इन 5 में से किस पे हमला करूं। यूं ही स्पेक भी जेल वापस आ गया होता रात गुजारने के लिए, जबकि एक तरफ तो फाइट होने जा रही है। डोरियन वर्सेस डोपो अरोची। चलते चलते वो अपने सामने रेट्सू को भी पाते, जो कि डोरियन से ही लड़ने आया होता। रायो रेट्सू कहता, इधर ही स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते डोपो अरोची सबसे पहला वार करता। इसी तरह एक जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती और हर गुजरता हुआ शख्स इस लड़ाई को खास पाता। लेकिन डोपो अरोची रेट्सू से कहता है, माफ करना, पर मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ। मगर इन बातों में डोरियन को काफी वक्त मिलता, जिसमें वो वही शराब और लाइटर से डोपो अरोची पे आग लगा देता। मगर ऐसी बेकार और छोटी मोटी ट्रिक्स डोपो अरोची के आगे कोई मायने नहीं रखती। मोमोशिके रुके, द परफेक्ट डिफेंस, ये डिफेंस का नाम है जो कि डोपो अरोची ने इस्तेमाल किया किसी भी किस्म के अटैक को रोक सकता है, जिसे किंग ऑफ द ब्लॉक भी कहा जाता है। तो डोपो कहता है, एरो, गन, जो भी है तुम्हारे पास, निकालो सब। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सिकोर्स्की अपने सामने कांजी इगारी को पाता। कांजी इगारी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, मगर वो अपना बदला लेने आया है। अपने साथ कुछ बंदे भी लाया होता है, जो कि वो सिकोर्स्की पे टूट पड़ते और सिकोर्स्की को मारने लगते और सिकोर्स्की रोड पे गिर जाता। ये देख के कांजी इगारी कहने लगता, तो तुम हार का मजा चखना चाहते हो, हाँ तो तुम्हें आज जरूर मिलेगी। तभी वो लोग उसे अपने डोजो ले जाने लगते। तभी उनमें से एक बोलता है, बॉस जब हम डोजो पहुंच जाएंगे तो हम इसे बॉयल कर देंगे या जला देंगे, वो तुम पे होगा बॉस। मगर किसी वजह से सिकोर्स्की काफी खुश होता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मिस्टर डोरियन डोपो अरोची का स्ट्रिंग से हाथ काट देता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसके बाद मिस्टर डोरियन कहने लगता, ये बहुत स्पेशल वायर है। तुमने मैनकाइंड की हिस्ट्री तो सुनी होगी, जो कि आज तक हमने काफी तरक्की की है, इसलिए हमें बहुत कमाल कमाल के गैजेट देखने को मिलते हैं और साइंस और तरक्की कर रही है,
चीजें बनाती जा रही है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा फास्ट, ज्यादा भारी, या फिर बहुत हल्की, बड़ी या छोटी। यहाँ तक इसी गैजेट को साइंस ने ही बनाया है। एक ऐसी वायर जो आम नजरें नहीं देख सकती, इतनी पतली है कि दिखती नहीं है, पर इतनी मजबूत है कि टूटती तक नहीं। लोगों के मुताबिक ये वायर को मैजिशियन ने बनाया है ताकि वो अपने मैजिक से लोगों को हैरान कर सके, पर असल में ये क्रिमिनल्स के लिए ही बनाई गई है। हम जैसे मुजरिमों के पास साइंटिस्ट और मैजिशियन से भी पहले यही पाई जाती थी। ये वायर बहुत महंगी है। स्पेस पे जाने के लिए पहनने वाला सूट, एस्टेरॉयड सूट, वो भी इसी वायर से बनाया गया है, और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ वेस्ट भी इसी से ही बनाई गई है, और स्पाइडर के जाल जितनी हल्की है इसलिए महसूस भी नहीं होता। और ये तब हुआ था जब डोपोरोची ने इसे लात मारी थी, तभी ये इनविजिबल थ्रेड उसने उसके हाथ पे लगा दिया। तो डोपोरोची कहता है, क्या जमाने आ चुके हैं, अब हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट को भी साइंस के बारे में जानना पड़ेगा, हानारत्सु। लेकिन डोरियन कहता है, जबरदस्त, तुमने अपने हाथ पे प्रेशर का अप्लाई करके अपने खून को रोक लिया, तो तुम मजीद लड़ना चाहते हो, ग्रैंड मास्टर। इसके जवाब में डोपोरोची कहता है, कुछ साल पहले मैंने स्पेयर हैंड ट्रेनिंग की थी, और बैम्बू पे बार बार वार करने से मेरी उंगलियां टूटती थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा ऐसा कितनी बार हुआ था। तो मैंने सोचा काश कि मेरी उंगलियां ना होती, तो फिर मैं जितने मर्जी जोर से पंच मार पाता। जो कि डोपोरोची की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब वो अपनी मर्जी से अपनी फुल स्ट्रेंथ से पंच मार सकता है। आसपास के लोग उनको मजीद फाइट करते हुए देख के शोर मचाने लगते हैं, कोई पुलिस को बुलाए। इसी में डोरियन गिर जाता और डोरियन जब दोबारा सर उठा के देखता है तो रेट्सू और डोपोरोची गायब हो जाते। अभी तो डोपोरोची ने अपनी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई, इसी वजह से डोरियन हंसने लगता, साथ ही साथ उसे काफी मजा आया होता है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से सिकोर्स्की के बारे में दिखाया जाता। तभी कांजीगारी गन निकाल के उस पे काफी गोलियां बरसाता। नी बुलेट्स की वजह से सिकोर्स्की मर जाता। तो कांजीगारी के चमचे कहते हैं, जबरदस्त निशाना बॉस। मगर थोड़ी देर में ही कांजीगारी कहता है, तुम कब तक मरने की एक्टिंग करोगे, अब उठ भी जाओ। उसके ये कहते ही सिकोर्स्की उठ जाता और सबको मारने के लिए तैयार होता। तो कांजीगारी कहता है, क्या तुम हर वक्त बुलेट वेसल पहने रखते हो। देखते ही देखते सिकोर्स्की उसके दोनों चमचों को सुला देता। इसके तुरंत ही कांजीगारी हार मान लेता और मिन्नत समाजत करने लगता। मैं तुम्हारी जबरदस्त स्पीड, पावर, टफनेस किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और अपना नाक सर जमीन पे रख के कहता, मुझे पता है मैं थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ, पर प्लीज मुझे जाने दो। मगर सिकोर्स्की की तरफ से कोई जवाब ना आता। तो वो अपना सर उठा के देखता है, सिकोर्स्की तो पूरा का पूरा लेटा होता है। तो वो कहता है, क्या तुम कहीं सो रहे तो नहीं हो। इसके जवाब में सिकोर्स्की कहने लगता, तो तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, अब अपने साथियों का बदला भी नहीं लोगे। तभी सिकोर्स्की उस पे टूट पड़ता। तभी कांजीगारी क्रॉलिंग करके वहाँ से निकलने लगता। तभी सिकोर्स्की डंबल रॉड उठाता और उठा के कहता है, तुम अपने आप को बचाने के लिए हर कुछ करोगे, यहाँ तक कि तुम मेरी ऐस भी चाट लोगे अगर कोई देख रहा ना हो। सिकोर्स्की इसी डंबल रॉड से उस पे टूटने जा रहा होता, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते सिकोर्स्की इसी डंबल रॉड से उस पे टूट पड़ता, जिसपे कांजीगारी को काफी तकलीफ होती। इसके बाद सिकोर्स्की डंबल रॉड से उसके मुंह पे वार करता और घूमता हुआ दूसरी दीवार के किनारे पड़ जाता। यूं ही सिकोर्स्की उसके बाद छोटे छोटे काफी डंबल्स उसकी तरफ फेंकता, लेकिन अभी भी सिकोर्स्की फिनिश नहीं हुआ। उसके पास आके अपनी जिप खोल के उस पे पेशाब करने लगता, लेकिन एकदम से कांजीगारी उस पे टूटने लगता। यूं ही सिकोर्स्की अपने शॉर्ट पंच का इस्तेमाल करता। इसी में उसका काम तमाम हो जाता। दूसरी सीन में हमें बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में दिखाया जाता, जो कि बाकी के मालिक मकान की बेटी है। बाकी के बारे में उसे सब कुछ मालूम है। ये भी मालूम है कि वो अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में भी लड़ता है। इसके हाई स्कूल में भी थी और टूर्नामेंट से पहले मिला था बाकी से, और बाकी ने इसे डेट मनाने का कहा होता है अपने साथ। तभी कोजू कहने लगती, क्या इससे पहले मेरे साथ डेट पे जाने का कभी सोचा है तुमने। जिसके जवाब में बाकी हाँ कहता। मजीद बोलता, हर दिन में सोचता था जब से हम मिले थे। ये सुन के उसे हैरानगी के साथ काफी खुशी होती। यूं ही गुजरते गुजरते कोजू और बाकी अपने सामने कुछ गुंडे पाते जो कि चोरी करने आए होते। तभी बाकी उन्हें अपनी कातलाना आंखों से गूंजने लगता और उसकी कातलाना आंखों में गूंजने से सारे डरने लगते और उसके डर से ही जाने का रास्ता दे देते। यूं ही बाकी और कोजू गुजर जाते।
इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाते और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते और देखते ही देखते रात तक हो जाती। यूं ही स्पेक उन्हें दूर से घूरी जा रहा होता है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में स्पेक बाकी और कोजू को दूर से घूरी जा रहा होता, मगर तभी कोजू किसी माजी की बात छेड़ देती जिसमें बस बाकी रिंग में लड़ने ही जा रहा होता है। उसी दौरान कोजू वहाँ पे थोड़ी परेशान होती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ जरूर, तुम सारे लोग जरूर ख्वाहिश करते हो कि दुनिया का बेस्ट फाइटर बनना, और जैसे जैसे तुम लोग दर्द को झेलते हो, लड़ते हो, पर तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि जिन लोगों से तुम लड़ते हो, जिन लोगों को तुम हराते हो, जिन अपोनेंट्स को तुम लोग फेस करते हो, उनके बच्चों का क्या, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ या लवर हो सकती है, उनके माँ बाप। तो मेरे ख्याल में तुम लोग उन्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हो, तकलीफ देते हो, अपने दुश्मन से भी कहीं ज्यादा। बाकी क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? इससे पहले वो कुछ और बोलती, बाकी उसे अपने बाहों में लेके किस कर लेता और वो कहता, यही रास्ता मैंने चुना है, या फिर यही रास्ता मेरे लिए चुना गया है। हाँ, मैं ज़रूर मर सकता हूँ, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे ज़िंदगी के पिछले 17 सालों में कुछ नहीं किया, पर अब मुझे सिर्फ यही रास्ता दिख रहा है। इसी फ्लैशबैक के बारे में बात करते हुए वो पूछती है, क्या इसी वजह से तुमने मुझे किस किया कि तुम समझ रहे थे कि तुम मर जाओगे? तो बाकी कहता है, नहीं, मैंने आज तक किसी पे ट्रस्ट नहीं किया सिवाय अपनी मदर के। मेरी मदर के साथ ही साथ तुम भी हो। ये सुन के कोजू हैरांगी के साथ खुश भी होती। धीरे धीरे करीब करके बाकी से दोबारा से किस कर लेता, मगर उतने में कोजू के बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा होता है स्पेक। मगर इसी में स्पेक नोटिस करता है कि बाकी उसे अपनी कातराना आंखों से घूरी जा रहा होता है, और स्पेक जैसे उसकी कातराना आंखों में देखता है तो स्पेक की हंसी बाहर आ जाती और कुछ ही देर तो अपनी जगह से हिल भी ना पाता, बस घूरता चला जाता उसकी आंखों में। मगर कैसे न कैसे करके स्पेक अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करता और वार करने के लिए आगे बढ़ता। तभी तुरंत से वहाँ पे कोरोहाना यामा आ जाता और वो स्पेक के मुंह को दबोच के स्पेक के साथ वहाँ से किसक लेता। इसी तरह बाकी कोजू को किस करने से फारग हो जाता। मगर इतने में दूसरी तरह स्पेक ने पहला वार किया होता है। फिर कोरोहाना यामा अपने शूज के साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतार देता और उसकी कमर पे बना होता है एक बहुत शानदार सा टैटू, और उस टैटू के ऊपर काफी जख्म के निशान होते जो कि लड़ते वक्त आए होते। इस टैटू को बार बार इसके जिस्म में नक्श किया गया था। इस टैटू का नाम है अ मैन स्टैंडिंग अप। ये टैटू हानायामा में सिर्फ वही लोग बनाते हैं जो कि हानायामा के हेड बन पाते हैं। इसी में हमें इस टैटू की बैक स्टोरी रिवील की जाती है, जिसमें हमें एक शख्स के बारे में दिखाया जाता है, यकीची हानायामा, जो कि यकीची हानायामा का फाउंडर होता। एक रोज उस पे किसी लोगों ने हमला कर दिया था जबकि वो बहुत छोटा हुआ करता था, मगर किसी अनजान शख्स ने उसकी बड़ी बहादुरी से जान बचाई और उस वक्त यकीची ने अपनी कमर के पीछे टेंपल बेल रखी हुई थी। ये टैटू उसी अनजान शख्स की निशानी है जिस अनजान शख्स ने उसे बचाया था। उसी को देख के उसने ये टैटू बनाया, उसकी बहादुरी। पर जब कोरोहाना यामा हेड बना था तो उसे ये टैटू नामुकम्मल लगा था। इसी वजह से उसने टोमोजावा क्लैन पे हमला कर दिया। उसने एक एक बंदे को उड़ा दिया होता और जो जख्म उसके टैटू पे आए उसी की वजह से उसका टैटू कंप्लीट हो गया। उसने ये सब कुछ इस टैटू को मुकम्मल करने के लिए किया। अब दरअसल ऐसे लगता है कि वाकई में अ मैन स्टैंडिंग अप यूं ही हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता। इसके कुछ ही देर बाद स्पेक उस पे टूट पड़ता और हाथ में हर आने वाली चीज से उसे मारता चला जाता। कभी पोल से टक्कर देता तो कभी बेंच तोड़ देता। इतनी मार खाने के बावजूद भी कोरोहाना यामा को ज्यादा फर्क न पड़ता और वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता, जिसे देख के स्पेक भी समझ जाता कि अब इसके लड़ने का वक्त आ गया है। यहाँ तक दोनों के फाइटिंग स्टैंस बिल्कुल सेम होते। इसी में स्पेक कहता है, क्या तुम अब खड़े रहोगे? मैंने अभी तुम्हारी तरह का एक और स्टैचू भी तोड़ के आया हूँ। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है स्पेक ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बहुत बुरा हाल किया होता है। अब वो बस टूटने ही वाला होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बचाने की काफी कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ स्पेक यूं ही उस पे पंचेस और लाते मारता चला जा रहा होता और उसके वार में जरा सा भी ब्रेक न होता। सांस लेने की वजह से लोग लगातार हमले नहीं कर सकते, मगर स्पेक काफी देर तक अपनी सांस को रोक सकता है। तो इसका मतलब स्पेक के वार में थोड़ा सा भी गैप तक नहीं होगा। इस सब के बावजूद भी कोरोहाना यामा तो कोरोहाना यामा है। कैसे न कैसे करके वो एक बहुत जोरदार पंच लगाता। दूसरे सीन में हमें एक और बार मेट्रो पुलिस स्टेशन की मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है और वो लोग स्पेक से बहुत परेशान होते। स्पेक हर बारी की तरह अपनी मर्जी से जेल छोड़ के चला जाता है और जब चाहे वापस आ जाता है और उन्होंने हर कुछ इस्तेमाल किया होता मगर वो स्पेक को ना रोक पाए होते। तो वो सोच लेते हैं कि हम अगली बार स्पेक पे कई गुना ज्यादा डेडली फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कोरोहाना यामा एक और मुंह पे रख के लगाता स्पेक के और वो कहता,
क्या ये काफी है? मगर स्पेक के लिए ना होता तो वो दोबारा से एक और मुंह पे लगाता। कुरोहानायामा के सिर्फ 2 पंच नहीं उसकी हालत बहुत खराब कर दी होती और वो अगली बार पूछता क्या ये काफी है, तो स्पेक हार मान लेता। मगर वक्त मिलते ही स्पेक उसके मुंह में कुछ बुलेट्स डाल देता। उसके मुंह पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाती। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में बुलेट एक्सप्लोजन की आवाज हर तरफ फैलती। कुरोहानायामा के मुंह में बुलेट एक्सप्लोजन के बावजूद भी वो फाइट को फिनिश कर देता, इसके बाद ही गिरता। जबकि दूसरे सीन में मेट्रोपॉलिटन बोर्ड में जो इस वक्त चार्ज होता है वो एक शख्स पे बहुत गुस्सा होता कि तुम्हारी गोलियां कैसे चोरी हो गई। मगर इसी में कुरोहानायामा स्पेक को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा होता। कुरोहानायामा के मुंह को देख के वो समझ जाता कि जो बुलेट्स चोरी हुई थी वो स्पेक नहीं की थी, जो कि उसने कुरोहानायामा पे इस्तेमाल की। और कुरोहानायामा को हर कोई जानता होता। तो जो यहाँ का इंचार्ज होता वो कहता है उसे थोड़ी रिस्पेक्ट तो दो। इसी में सारे लोग सैल्यूट करने लगते और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजने लगते। मगर जब वो जा रहा होता है तो वहाँ का इंचार्ज कहता है कुरोहानायामा हम तुम्हारे बहुत बहुत एहसानमंद है। इसी में वो गाड़ी में बैठ के जाने लगता। मगर स्पेक पीछे से कैप्टन पे हमला कर देता और जब ड्राइवर गाड़ी आगे चलाने की कोशिश करता है तो गाड़ी अपनी जगह से हिलती भी ना। असल में ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में हो चुका होता है और ये कार ड्राइवर किसी को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, जो कि वो मजीद बताता हमारी गाड़ी इसलिए आगे नहीं जा रही थी क्योंकि उसे पीछे से स्पेक ने पकड़ा होता और स्पेक ने लगभग हर पुलिस वाले का सफाया कर दिया होता। यूं ही स्पेक पूरी गाड़ी को उल्टा देता और जब कुरोहानायामा गाड़ी से बाहर निकलने लगता तो स्पेक उससे बहुत मारता, यहाँ तक उसके जख्मों पे भी मारता। इस पर स्पेक कहने लगता तुम्हारे पास मौका था जीतने का, अगर तुम मुझ पे इसी तरह ही हमला करते रहते। तभी कुरोहानायामा मुड़ के दोबारा से हमला करता, मगर तुरंत से स्पेक गन निकाल के उसकी टांग पे शूट करता और करता चला जाता। तब तक शूट करता जब तक बुलेट खत्म ना हो जाती। कुरोहानायामा नीचे गिर जाता। इसके बाद स्पेक अपने लिसोड़े से दूसरी गन निकालता और लात मार के दूसरी तरफ फेंक देता और जब कुरोहानायामा उसकी तरफ दोबारा से बढ़ता तो वो उसकी दूसरी टांग पे भी शूट कर देता और करता चला जाता। और वो ड्राइवर बिल्कुल मेरी तरह देखा हुआ एक्सप्लेन करता चला जाता। वो बताता कुरोहानायामा और उसके सर के दरम्यान में तकरीबन 4 इंचेस का फासला होता। ये बिल्कुल एक टेक्निक की तरह है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आम बंदा भी पत्थर को बीच में से तोड़ सकता है, पर इस बार पत्थर के बजाय कुरोहानायामा का सर होता। और उस हमले के दौरान में जो आवाज आई थी सुनने में तो लगता था कुरोहानायामा का काम तमाम हो गया। स्पेक मारता चला जाता जो कि वो ड्राइवर एक्सप्लेन करता चला जाता और वो ड्राइवर सिर्फ इतना ही बताता। हाँ, दिखने में तो लगता था कि कुरोहानायामा का काम तमाम हो गया, पर कुरोहानायामा तो कुरोहानायामा है। जब स्पेक कुरोहानायामा की जान लेने लगा, इसी में कुरोहानायामा जब अपनी आंख खोल के देखता है उसे बाकी का फादर दिखता। इसी में स्पेक शूट कर देता। कुरोहानायामा अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करता। कुरोहानायामा वक्त पे ही अपने मुंह की दिशा बदल लेता। उसके जख्मों के बीच में से उसकी गोली गुजर जाती। हाँ, उसकी फटी हुई चीख में से गोली गुजर जाती। इसी दौरान कुरोहानायामा उस पे टूट पड़ता और एक खतरनाक वार करता और उसी पत्थर वाली ट्रिक का इस्तेमाल करता और इस बार स्पेक के बूते पे पड़ा होता। और वो ड्राइवर मजीद बोलता मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कुरोहानायामा जैसे स्ट्रीट फाइटर के बारे में तो मैंने जरूर सुना होगा, बल्कि कौन उससे नहीं जानता। वो लेजेंडरी फाइटर बहुत मशहूर है और सुनने में और आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है। इसके बाद कुरोहानायामा मारता चला जाता। कुरोहानायामा को एक्शन में देख के मेरा भी जज्बात काफी जाग गए। दिखने में तो कुरोहानायामा इस फाइट का विनर था, पर स्पेक ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें छुपा ली, जिसकी वजह से कुरोहानायामा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पेक ने स्टंट ग्रेनेड, जिसे फ्लैश ग्रेनेड भी कहा जाता है, उसने वो इस्तेमाल किया, जिसे सारे पुलिस ऑफिसर अच्छे से जानते हैं, जो कि थोड़े वक्त के लिए अंधे के साथ ही साथ बहरा भी कर देती है। वो ड्राइवर मजीद बताता हम पुलिस ऑफिसर को ये बहुत अच्छे से पता होता है, ये एक बार हमने बस हाईजैकिंग के दौरान इस्तेमाल भी की थी और उसके इस्तेमाल होते ही वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसने कोई भी वेपन पकड़ी हो, बस अपने आप को बचाने की सोचता है। ये इंसानों की फितरत है, जिसे ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है। पर अगर हम कुरोहानायामा की बात करें, कुरोहानायामा तो कुरोहानायामा है। वो थोड़ा सा भी ना हिला, थोड़ा हैरान था, मगर वो भी इंसान है। वो अंधा हो चुका था, पर उसका पंच बिल्कुल ठीक जगह पे था, पर वहाँ पे स्पेक मौजूद नहीं था। तभी तुरंत से स्पेक उसे पीछे से पकड़ लेता। जिस तरीके से स्पेक ने इसे पकड़ा हुआ है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं जो इसका तोड़ कर सके। पर कुरोहानायामा का जो हाथ का प्रेशर है वो डायनोमीटर भी नहीं मेजर कर सकता। और यही वो घड़ी थी
जहाँ पे कोरहानायामा ने इस्तेमाल किया अपना हाथ का प्रेशर, ना कि कोई टेक्निक। यहाँ तक काट का झुंड भी वो सिर्फ अपनी फिंगर से अलग कर सकता है। स्पेक का हाथ तो बिल्कुल अलग ही होने जा रहा था। साथ ही साथ वो पुलिस ऑफिसर एक बॉक्सर के बारे में बताता है, वेल्टरवेट चैंपियन यूरी चकोस्की। यहाँ पे थोड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं जिसने बाकी द ग्रैपलर नहीं देखी, जो कि मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। यूरी चकोस्की वेल्टरवेट चैंपियन से हैवीवेट चैंपियन में स्विच होने जा रहा था, मगर इससे पहले ही रिटायर हो गया। और उसकी रिटायर की वजह ही उसका मुकाबला कोरहानायामा से हो गया था। उसका हाथ जैसे कि फट ही गया हो, पर इसका कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं था। यही हाल स्पेक के साथ होता और स्पेक डर के मारे तड़पता रहता। तो बस स्पेक को भी कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे, तो वो अपनी मिडिल फिंगर उसके कान में घुसा देता। शायद उसके दिमाग तक भी पहुंच गई हो, और कोरहानायामा ने भी उसे इतनी आसानी से जाने ना दिया। तो उसकी गर्दन कोरहानायामा के हाथ में है। तो अगर कोरहानायामा ने उसका हाल उसके हाथ जैसे किया तो उसके लिए तो दुनिया की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर उसको ये करने की जरूरत ही ना पड़ी। थोड़ा सी प्रेशर से स्पेक गिर जाता और एक तूफानी बैटल के बाद कोरहानायामा को फाइनली विक्ट्री नसीब हो ही जाती। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है किसी वजह से स्पेक का जिस्म पतला हो गया होता, जो कि डॉक्टर को भी समझ में ना आती। डॉक्टर कहता जब ये यहाँ कल लाया गया था तो दिखने में लगता था ये 50 का है या उससे ज्यादा, पर आज मैंने जाना है ये 97 सालों का है। पर एकदम से कमजोर क्यों? इसी के सवाल करने पे डॉक्टर बिल्कुल इस जैसा एक और वाक्य सुनाता। कैलिफोर्निया 1976 खजाने की तलाश में निकला हुआ था जैक ली बियॉन्ड। उसने एक डूबी हुई शिप पाई जो कि वो 30 सालों से उसकी तलाश में था, जो कि तकरीबन हर महंगी चीज से बड़ी हुई थी। गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, एंटीक आइटम्स और 200 से ज्यादा चेस बॉक्स थे। उसने कहा उसे पाते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, पर उसकी इस बात को मजाक ही लिया गया और उसकी डिस्कवरी के बाद 14 दिनों बाद वो मर गया। कुछ लोगों को लगा कि उसे मारा गया है, आखिर इतना अमीर इंसान है वो। पर कुछ ही देर में सबका कुछ और कहना था कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि वो बुढ़ापे की वजह से मर गया है। उसके जानने वाले उनको कुछ समझ में ना आता क्योंकि वो सिर्फ दिखता मिडिल एज मैन था, पर असल में था वो बहुत बूढ़ा। इसी में हमें दोबारा से प्रेजेंट के बारे में दिखाया जाता है, जिसपे वो डॉक्टर कहता है वो तो सिर्फ एक कहानी है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। और कहानी के मुताबिक उसकी एज 88 साल की थी, पर अब उनकी आंखों के सामने है। और रूमर्स के मुताबिक तो कुछ लोगों का ये कहना था वो खुशी के मारे आगे पहुंच गया। तो मेरे ख्याल में ये बंदा भी बिल्कुल इसी तरह है, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। और स्पेक की तो दिली ख्वाहिश यही होती है जिसके लिए वो टोक्यो आया होता है, हार का मजा चखना, जो कि कोरहानायामा ने पूरी कर दी। दूसरी ओर हमें बाकी हानमा के बारे में दिखाया जाता। बाकी काफी बोर हुआ होता और काफी नींद आई होती। तभी सर बाकी को होश दिलाता। जब सर उसकी एग्जामिनेशन शीट देखता है तो उसने सिर्फ नाम ही लिखा होता। तो वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारे फिटनेस टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो क्या तुमने सोच लिया कि तुम स्कूल छोड़े हो और ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो? तभी सर बाकी को समझाता है जितनी भी चेंजेस दुनिया में हुई है वो सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है, ना कि मसल्स की वजह से। तुम्हारी बॉडी की लिमिट है पर तुम्हारी ब्रेन की नहीं। जितना मर्जी तेज भाग लो और तुम कभी मोटरसाइकिल से आगे नहीं निकल सकते, तुम कभी गाड़ी नहीं उठा सकते, तुम मोटर बोर्ड से ज्यादा तेज तैर नहीं सकते, तुम शायद जंप भी अच्छी मार सकते हो और तुम हैंग ग्लाइडर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बाकी कहता है पर मुझे तो ऐसे काफी ज्यादा बंदों को पता है जो कि ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वो बाकी के बालों से पकड़ के कहता है तो कौन है ऐसे लोग? मैंने तो ऐसे लोग कहीं पे नहीं देखे। ओह शायद तुम्हारे फादर हो। इस बात पे सारे लोग हंसने लगते हैं। खैर उन्हें क्या पता कि बाकी का फादर कितना पावरफुल है। तभी सर एक और मिसाल देता। दुनिया का तेज भागने वाला भी भागते हुए एक ही जंप से सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता यहाँ पे। उसके लिए उसे सीढ़ियां चढ़ के आने पड़ेगी। मगर एक शख्स यही करने का सोच रहा होता, फील्ड से सीधा सेकंड फ्लोर पे जंप मारेगा, वो भी भागे बगैर। जरूरत ही नहीं है उसे भागने की। सर यही सारी बोला होता कि 5 क्रिमिनल से एक शीशा तोड़ के अंदर आ जाता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो क्रिमिनल बाकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे लगा तुम्हारी काफी बेइज्जती हो रही है इन टीचरों से, तो मुझे लगा तुम परेशान नहीं होगे अगर मैं घुस भी आया। और जब सर इधर पड़ता है तो वो सर को उड़ा के पटक देता। मगर बाकी तो रोने लगता क्योंकि बाकी कहता उसे काफी डर लग रहा है। मगर तुरंत से बाकी काफी सीरियस हो जाता, उस पे सबसे पहला हमला करता। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में बाकी और डॉयल बिल्कुल आमने सामने होते, जबकि इसके क्लास वालों को कुछ समझ में ना आ रहा होता कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। टेबल मुंह पे लगने की वजह से डॉयल का खून भी निकला होता, जो देख के डॉयल कहता है तुमने तो मेरा दिन बना दिया, तुम तो सिर्फ बच्चे हो
पर इसके बावजूद भी तुम्हें अपने दुश्मन का पता चलता है कि वो कितना खतरनाक है। तुम्हें पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान में मुख्तलिफ कभी पता है। इससे पहले सूरत हाल मजीद बिगड़ती, बाकी वहां से खिसक लेता और उसकी भागने की वजह ताकि उसके क्लासमेट उसकी पकड़ में ना आ जाए और साथ ही साथ उन्हें शक न पड़ जाए कि बाकी एक अंडरग्राउंड फाइटर है। और यूं ही चलते चलते वो उन्हीं 3 गुंडों को पाता और वो गुंडे बाकी को देखते ही काफी डर जाते और सर झुकाते हुए कहते गुड मॉर्निंग। तभी बाकी भी कुछ ना कहता और बस थैंक्स कहते हुए वहाँ से चला जाता। इसी तरह चलता जाता और वो एक जगह से गुजर रहा होता जहाँ पे एक माली होता और वो भी अपने काम से काम रख रहा होता और उससे बाकी कहता है गुड डे सर। पर असल में वो कोई माली ना होता बल्कि 5 कैदियों में से एक कैदी होता, कांजी इगारी। और इसी तरह की वो और 2 वेपन्स निकाल लेता। वो बाकी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता, जिसकी वजह से बाकी के पसीने छूटने लगते। बाकी इसकी स्पीड देख के काफी हैरान होता, यहाँ तक उसके ब्लेड्स को बाकी देख भी ना पा रहा होता। इगारी अपने ब्लेड से एक पत्थर को बाकी की तरफ फेंकता जो कि बाकी डॉज कर लेता। इसके बाद बाकी उसके हमलों को डॉज करने लगता और बाकी लगते लगते बचता। और इगारी बाकी से कहता काफी तेज आंखें हैं तुम्हारी। हथियार जिसके साथ चेन या रस्सी लगी हो वो काफी तेज घूमती है, जो कि आम इंसान की आंख बिल्कुल नहीं देख सकती। और जिन पे हमला हो रहा होता है उस वक्त जो गलती करते हैं वो उस वक्त वो सोचते हैं कि हम ब्लेड्स को देख के उसे डॉज कर सकते हैं। तो बाकी इसके जवाब में कहता है उसका सही तरीका उसके यूजर पे नजर रखना जो इन ब्लेड्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो इगारी कहता काफी समझदार हो, पर वो उसके यूजर पे डिपेंड करता है कि वो अपने ब्लेड्स को किस तरह से इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो एक ब्लेड बाकी की तरफ फेंकता और वो बाकी से कहता चलो दोबारा से कोशिश करते हैं। तभी उसके ब्लेड पहले से भी काफी तेज होते और ये देख के बाकी बहुत ज्यादा हैरान होता और वो दिल में कहता ले उसके ब्लेड तो पहले से भी तेज है। और बाकी की तरफ बढ़ते बढ़ते वो ब्लेड की दिशा बदल लेता और पहले से काफी मुख्तलिफ तरीके से ब्लेड का इस्तेमाल करता, यहाँ तक बाकी का हथियार भी तोड़ देता। बाकी और हैरान होता और बड़ी मुश्किलों से उसके वार को डॉज करता रहता, बस लगने को ही जारी होती। वो बाकी पे काफी ज्यादा वार करता, बाकी बड़ी मुश्किलों से सबको डॉज करता चला जाता और अपनी शॉट खोल के उसके ब्लेड को उसमें फंसा देता। ये देख के वो काफी हैरान होता, अब उसके पास भी कोई हथियार नहीं है। मगर थोड़ी देर में येनागी के पीछे गोकी शिबुकावा आता जो कि अपना छोटा सा एक बदला लेने आया होता, जो कि येनागी ने हॉटपॉट को शिबुकावा की तरफ फेंका था एपिसोड 2 में, जिसकी वजह से शिबुकावा भी हॉटपॉट येनागी की तरफ फेंकता। पर दरअसल वो हॉटपॉट हॉट ना होता, उसमें बस नॉर्मल पानी होता, जबकि येनागी डर के मारे वैसे चीखे मार रहा होता। जिसके बाद गोकी शिबुकावा हंसने लगता। ये देख के येनागी को काफी बुरा लगता और उसे काफी गुस्सा आता। तो येनागी जैसे ही वार करता है तो शिबुकावा से बड़ी आसानी से ओवर पावर कर देता। ये देख के बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता। इसके बाद गोकी शिबुकावा येनागी से कहता है तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। तभी येनागी को काफी गुस्सा आता। इसी में वो एक जोरदार हमला करता गोकी शिबुकावा पे। इसकी वजह से गोकी शिबुकावा के चश्मे टूट जाते और उसके हाथ से काफी खून निकलता। और ये सब कुछ देख के तो बाकी को कुछ समझ में ही ना आता, यहाँ तक बाकी की आवाज तो बहुत बदली होती। असल में येनागी ने बाघ नकल्स का इस्तेमाल किया होता, जिसे टाइगर क्ला भी कहा जाता है। इसी में येनागी कहता है चलो दोबारा से लड़ते हैं। तो गोकी शिबुकावा उसे याद दिलाता है तुम 2 से लड़ रहे हो, जो कि बाकी और गोकी शिबुकावा खुद है। जैसे कि इनका टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि गोकी शिबुकावा ने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले खुद ही कहा था कि कोई रूल्स नहीं है। मगर येनागी जरा भी ना घबराता और अपना यूनिफॉर्म उतार के फेंकता। इसी मौके में गोकी शिबुकावा अपना खून उसकी आंखों पे फेंक देता और उसे ना दिखता। गोकी शिबुकावा चिल्लाते हुए बाकी से कहता है मेरे साथ लड़ने की हिम्मत रखो। इसी में दोनों टीम वर्क करके पहला हमला करते। साथ ही साथ गोकी शिबुकावा दोबारा से येनागी को समझाता है तुम इस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का मुकाबला कर रहे हो। फिर येनागी कहता है बाकी जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना वो सब कुछ सच ही था। एक 17 साल का लड़का। वो कुछ और बोल पाता, बाकी उस पे टूट पड़ता, जो कि वो बड़ी करीबी से डॉज करता, मगर ज्यादा वक्त ना लगता बाकी को उस पे बाड़ी पड़ने में, जिसकी वजह से बाकी उसे पीछे फेंकता। पीछे से गोकी शिबुकावा से पकड़ लेता। शिबुकावा बाकी से चलाते हुए कहता उसे खत्म कर दो, मगर बाकी एक्सपीरियंस में थोड़ा लैग करता होता, जिसकी वजह से येनागी कैसे न कैसे करके वहां से निकल ही जाता। इस सब के बाद गोकी शिबुकावा बाकी से कहता है बाकी ब्लेड्स का इस्तेमाल करना या टाइगर क्लास का इस्तेमाल करना सिर्फ यही इसकी खासियत नहीं है, लोग इसे येनागी द पॉइजनर बुलाते हैं। देखते ही देखते येनागी भी वही करने लगता जिसका डर होता। वो टाइगर क्लास को गिरा देता। द वे ऑफ वाइट गोकी शिबुकावा बताता है यही इसके असली मार्शल आर्ट्स का नाम है। तो येनागी बाकी से कहता है बाकी जरा एक बात तो बताओ, आखिर दुनिया की सारी गैसों में से सबसे खतरनाक गैस कौन सी है?
इसी दौरान वो धीरे धीरे से बाकी की तरफ बढ़ने लगता। इस बात पे शिबुकावा कहने लगता, बाकी जो कंधा रहो। बाकी उसकी बातों में खो जाता क्योंकि शिबुकावा से समझाता रहता, ध्यान दो। कुछ ही देर में वो बाकी के इतना करीब पहुंच जाता कि बाकी उसका सर भी तोड़ सकता था, जबकि कोकी शिबुकावा चिल्लाता रहता, हमला करो उस पे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसी में सीन शिफ्ट होता। इस सीन में हमें सेंट्रल पुलिस हॉस्पिटल में एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता और वो एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर होता। इस पर भी येनागी ने द वे ऑफ वाइट अपने ट्रू मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया होता। इसकी वजह से उसकी नर्व डैमेज हो गई थी और नर्व डैमेज की वजह उसकी सांस में कमी हो गई थी और सांस की कमी की वजह येनागी खुद ही होता और इसी वजह से येनागी को येनागी द पॉइजनर बुलाया जाता है और येनागी का सोचते ही वो प्रोफेशनल सुमो रेसलर पागल हो जाता, साथ ही साथ काफी खौफजदा होता। जबकि दूसरी ओर यही चीज अब बाकी के साथ हो गई है। येनागी अपने सवाल का जवाब खुद ही देता, जिसका जवाब होता ऑक्सीजन, सबसे खतरनाक गैस। यूं ही येनागी ये भी बताता 12 घंटों में से होश आ जाएगी और जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस लेते हैं इसमें ऑक्सीजन 21% होती है। जैसे ही 6% से नीचे जाता है तो बंदा बेहोश हो जाता है। 21 से थोड़ा से नीचे या मजीद नीचे जाने से मुख्तलिफ नुकसान होते हैं, पर 6% से नीचे जाने की वजह से बंदा बेहोश हो जाता है। येनागी के हाथ की हथेलियों में ही 6% ऑक्सीजन है। येनागी मजीद एक्सप्लेन करता, गिलास, वुड या कंक्रीट, मैंने इस पे मिलियन से ज्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस की है, जिसके बाद मैं अपने हाथ के हथेलियों में एक छोटा सा वैक्यूम भी बना सकता हूँ जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होती। इसकी वजह से सिर्फ हाथ रखते ही दीवार में सुराख हो जाता, जो कि ऑक्सीजन सारी गैसों से ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि येनागी मोस्टली जेल में ही होता है, जो कि येनागी की ट्रेनिंग के लिए बहुत जबरदस्त जगह थी। इसी सारी बातों में पुलिस बाकी के स्कूल पहुंच जाती। येनागी फरार होते होते बाकी को भी जगा देता। इसके बाद कोकी शिबुकावा बाकी से बताता है कि तुम हार गए, जिससे उनके बाकी बहुत हैरान होता। देखते ही देखते ये तूफानी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में बाकी की टीम के बाकी समेत 5 के 5 फाइटर्स दिखाए जाते, मगर उनके साथ टोकुगावा भी बैठा होता। वो इस बात पे बहुत खफा होता। तभी टोकुगावा कहता है, आखिर तुम लोग हारे कैसे, जबकि बाकी और शिबुकावा मिल के लड़ रहे थे, जो तुम लोग खुद को प्रोफेशनल फाइटर्स कहते हो, जो कि हार गए एक बार फाइट में। यहाँ तक तो तुम लोग रूल्स की फाइट भी नहीं जीत सके, जो कि तुम्हें बचा लेती है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। बाकी द नंबर 1 फाइटर ऑफ अंडरग्राउंड एरिना। बाकी कुछ कहता ना और बस अपनी नजरें नीचे ही झुकाई रखता। टोकुगावा बोलता चला जाता, मार्शल आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे कैमरा और लाइटें लगाई जाए और तुम लोग धूम मचा दो, पर हमारा मेन मकसद वायलेंस को खत्म करना। इससे पहले टोकुगावा मजीद बोलता, मगर इसी में कोड़ा हानायामा उसका गिरबान पकड़ लेता और गिरबान पकड़ के कहता है, हमें वो सब कुछ मत बताओ जो हमें पहले से पता है। मगर टोकुगावा उसके मुंह पे एक पंच मारता। ये देख के सारे लोग हैरान होते, मगर टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न होता। इसके बाद टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता, मुझे छोड़ो। टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न हुआ था, पर हाँ टोकुगावा का रवैया हानायामा को काफी गुस्सा दिला रहा था। ये देख के टोकुगावा काफी डर जाता, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता, तुम लोगों के हारने का अफसोस सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि टोकुगावा उन पे बहुत एतबार करता होता, जिस पर हानायामा उसका गिरबान छोड़ देता। टोकुगावा को बहुत अफसोस होता क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिना के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते। यूं ही बाकी वहां से उठ के जाने लगता। जाते जाते कहता है, माफ करना, पर तुम जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। और जब वो दरवाजा खोलता वो अपने सामने डोरियन को पाता और उसके हाथ में एक बाल्टी होती जिसमें गैसोलीन होती और टोकुगावा के सारे गार्ड्स को उसने मार दिया होता और वो सब पे आग लगाने जा रहा होता। पर इसी में वो अपने पीछे कात्सुमी अरोची को पाता। कात्सुमी उससे उसका लाइटर ले लेता और उसकी गैसोलीन उस पे ही गिरा देता। कात्सुमी जैसे ही लाइटर करीब लाता है तो वो डर के मारे पीछे हो जाता। तो कात्सुमी उसे गिरा के पटक देता। डोरियन दिल ही दिल में कहता है, ये काफी बदल गया है जब ये आखिरी बार हम लड़े थे। कात्सुमी उसे बताता, मैं तो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था जो कि मैच में लड़ता था। अब ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। और कात्सुमी उसे ना चलाता और उसे कहता, अगर मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया तो मैं कराटे मैन नहीं रहूंगा। पर असल में वो सिर्फ ये मजाक ही कर रहा था। देखते ही देखते वो उस पे आग लगा देता। कात्सुमी अपने फादर डोपो अरोची से पूछता, क्या मैंने सही कहा? और यूं ही डोरियन पे लगी हुई आग भी बुझ जाती। तो डोपो अरोची कहता है, हाँ, आखिर मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही तो है, ना कि प्यार से। पर तुम्हें कभी वेपन का इस्तेमाल करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक लोग कराटे में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बैटल की तैयारी करते हैं,
सीखते हैं कि अपने दुश्मन को कैसे हराना है। वैसे भी हम अपने साथ काफी हथियार पहले से लेके घूम रहे होते हैं, तो और हथियारों का फायदा क्या? लड़ाई में स्टूडेंट अपना बैग का इस्तेमाल कर सकता है, बेल्ट, शूज और अपने दुश्मन की हाथ की छुरी जो उसने पकड़ी हो, बस इन्हीं चीज़ों का वह इस्तेमाल कर सकता है। इससे हम अपनी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ तक पेंसिल ये भी इस्तेमाल करना हमारे लिए काफ़ी बेइज्जती की बात है। जो भी, पर फिलहाल हम अब इसके साथ क्या करें? इसी में डोरियन एकदम से खड़ा हो जाता और अपने मुंह से काफी भाप निकालता। तभी डोरियन कहता है, इसके बाद अगला कौन है? तो डोपो कहता है, अगली बारी जारी सी मेरी है। आखिर मैं उसका बदला तो लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। इसके जवाब में काटसुमी कहता है, माफ करना, पर अगली बारी मेरे मास्टर की है। उसके मास्टर का नाम क्योसुमी काटो था, जो कि कराटे में काफी फेमस होता। शिनशिनकाई डोजो का स्टूडेंट भी होता, जो कि ट्रेनिंग से ज्यादा फाइटिंग को तरजीह देता होता। स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग के बजाय फाइटिंग करता। देखते ही देखते क्योसुमी डोरियन पे टूट पड़ता और वो उसे मारते हुए कहता, जो डोपोरोची के हाथ पे जख्म है ये तुम्हारी वजह से ही है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो एक लेजेंडरी फाइटर है जो कि वो काफी कीमती है। मगर डोरियन ध्यान दिए बगैर उस पे वार करता, जो कि वो डॉज करके कहता है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? तुम्हारे कान नहीं काम करते? अगर नहीं करते तो तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। यूं ही वो उसका कान अलहदा कर देता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। डोपोरोची के पूछने पे वो बताता है वो उसने अपने हाथों से नहीं, सिर्फ फिशिंग वायर का इस्तेमाल किया, जिसके साथ एक रबड़ भी लगा होता। क्योसुमी बताता, मैं इसे जानबूझ के नहीं लाया, बस ये मेरे पास ही पड़ी हुई थी। इसके बाद डोपोरोची के पूछने पे काटसुमी बताता है, ये लड़ाइयों के मामले में कुछ ज्यादा ही शिनशिनकाई है। इसके दिल में जो आए सोचे समझे कर देता है, यहाँ तक अपनी इज्जत की भी परवाह न करता। ये तौर तरीके तुमसे भी बेहतर है फादर। ये सुनते ही डोपोरोची उसे अपना शिनशिनकाई दिखाता, बस सारे लोग घूरते रह जाते। ये देख के काटसुमी दिल ही दिल में कहने लगता, एक सरप्राइज अटैक, वो भी ऐसे दुश्मन पे जो कि पहले से हारा हुआ है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया फादर? दुश्मन पे यूं वार करना, ये चीज कायोसुमी भी सोच रहा होता। इसी बीच में काटसुमी और कायोसुमी डोरियन की इनविजिबल थ्रेड की पकड़ में आ जाते, जो कि काफी शॉर्प होती। इससे पहले डोरियन इन दोनों का काम तमाम कर देता। डोपोरोची हाथ से उसकी वायर को काट देता। ये देख के डोरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती, तो डोपोरोची उसे समझाता है, जैसे कि मैंने कहा, कराटे में तुम्हें वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कराटे तुम्हारे हाथ और पैर को ही एक असली वेपन में बदल देता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हम अपने जिस्म को ऐसे से ट्रेन करते हैं, हम एक पुख्ता इरादा करते हैं, यूं ही धीरे धीरे से हमारा हाथ ही हमारी वेपन बनता चला जाता है। कराटे का मतलब ही खाली हाथ। शायद एक दिन तुम्हें फिशिंग लाइन की भी जरूरत ना पड़े। तभी तुरंत से डोरियन एकदम से अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता। ये देख के सारे हैरान हो जाते, क्योंकि वो अपने मुंह से ग्रेनेड निकालता है। रांगी के साथ ही साथ उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते ग्रेनेड की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो जगह पुलिसों से बड़ी होती, वहाँ पे कोई फाइटर मौजूद ना होता। साथ ही साथ टोकुगावा से कुछ क्वेश्चंस हो रहे होते। टोकुगावा को ये याद होता कि किसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये ना मालूम होता कि दूसरे फाइटर्स कहाँ गए। दूसरे सीन में हमें डोरियन के बारे में दिखाया जाता, जो कि चलते चलते गटर में चला जाता, जो कि उसने गटर में अपने लिए पूरा बेड तैयार रखा होता। इसके बाद वो अपने जख्म पे मरहम पट्टी करने लगता। देखते ही देखते वहाँ पे कायोसुमी भी आ जाता, मगर डोरियन जरा भी हैरान होता। तो डोरियन उसे कहता है, तुम पागल हो। क्योंकि डोरियन को पता है, तो डोरियन उसे कहता है, तुम वो शख्स नहीं हो जो मुझे हार का मजा दे सकता है। कायोसुमी डोरियन की ये जगह देख के बहुत हैरान होता। डोरियन उसे कहता है, 50 साल हो गए इस जगह को ढूंढे हुए। जो सुन के कायोसुमी काफी हैरान होता, क्योंकि उस दौरान जंग हो रही थी। डोरियन उसे मजीद बताता, ये जगह जापानीज मिलिट्री का एक बंकर होता था, जो कि बाद में अमेरिका ने इस पे कंट्रोल पा लिया था। और उस वक्त में एक बच्चा होता था जो कि अपने फादर को फॉलो करता था। ये सुन के कायोसुमी कहता है, मुझे काफी दुख हुआ, पर उस पे टूट पड़ता। डोरियन उसे तुरंत से डॉज कर लेता और बड़ी आसानी से। इसके बाद डोरियन एक जोरदार वार करता, जिसे चाइनीज कैंपो भी कहा जाता है। सबके बाद डोरियन शराब की कुछ बोतलें तोड़ देता। मजीद लड़ने से पहले डोरियन उसे समझा देता, मैं वो शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जिससे थोड़ी देर पहले तुमने लड़ा। मतलब कि डोरियन पहले जैसा बिल्कुल नहीं लड़ेगा। उस वक्त डोरियन कम पावर का इस्तेमाल कर रहा था। डोरियन अपने हाथ को ग्रीस साथ ही साथ शराब की बोतलों के कांच से भर देता। और जब डोरियन इतने फाइटर से लड़ा था, तो वो अगर कैसे ना कैसे करके जीत भी जाता, तो वो फिर भी काफी जख्मी होगा। इससे पहले डोरियन कायोसुमी एक दूसरे पे वार करते, मगर यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।
एपिसोड 9 के पहले सीन में कायोसुमी पहला वार करता, जो कि डोरियन उसका वार ही उस पे ही दे मारता, जो कि वो बड़ी करीबी से डॉज करता। जिसके बाद कायोसुमी दोबारा से उस पे खुद ही वार करता, मगर डोरियन उस पे भी भारी पड़ जाता। इसकी वजह से कायोसुमी के पैर से खून निकलने लगता। जिसके बाद डोरियन कहता है, अगर यही वार तुम्हारा सबसे बेहतर वार है तो शायद इसी की वजह से तुमने डोपो अरोची को डिसअपॉइंट किया। जैसे कि डोरियन को पता है कि डोपो अरोची कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि डोरियन ने डोपो अरोची का हाथ काट दिया था, और इसके बावजूद भी डोपो अरोची ने उसे जमीन में दे मारा था। तो इसकी जवाब में कायोसुमी कहता है, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो डोपो अरोची भी मेरी इज्जत करेगा। कायोसुमी अपने पैर का खून डोपो अरोची की आंख में फेंकता, अगर डोपो अरोची पत्थर का बदला ईंट से देता है, जो कि डोपो अरोची अपने हाथ के कांच उसकी तरफ फेंकता, जिसकी वजह से एक हाथ का कांच उसकी आंख में चला जाता और अपना बाड़ी हाथ उसके मुंह पे दे मारता। और कायोसुमी दिल ही दिल में खुद से पूछता रहता, ये चल क्या रहा है? मैं हारता चला जा रहा हूँ, पर किसी वजह से मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा, जैसे कि ये मैं खुद ही चाहता था। पर साथ ही साथ उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। ये सब कुछ देख के डोरियन समझ जाता, तो डोरियन कहता है, शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तो मैं ये वॉरियर नाम की चीज कुछ ज्यादा ही है, जितना कि मैंने सोचा उससे तो ज्यादा ही है। जो सुन के कायोसुमी ज्यादा ना बोलता, वो कहता, क्या तुम तैयार हो? यूं ही देखते देखते कायोसुमी एक जबरदस्त वार करता चला जाता, मगर डोरियन उसे हर तरीके में बढ़ के होता और बोतल से उसके मुंह का नक्शा बदल देता। इसके बावजूद भी वो लड़ने की ख्वाहिश रखता। अगर वो कहता, जैसा नक्शा तुमने मेरे मुंह के साथ किया, अगर वो तुमने मेरी गर्दन के साथ किया होता तो मैं कब का आगे पहुंच जाता। डोरियन एक बाल तोड़ के उसकी आंख में मारता। तभी डोरियन गाना गाने लगता। कायोसुमी की आंख में बाल जाने के बायस उसे सही दिख रहा ना होता। गाना गाते गाते डोरियन उसे मारता चला जा रहा होता। कायोसुमी सोच रहा होता, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोग सुनना पसंद करे, सिवाय एक ही चीज के, जो कि मेरा कराटे। कायोसुमी के हाथ में भी डोरियन की कुछ बोतलें होती। कायोसुमी ये भी बताता, मेरा मास्टर डोपो अरोची, उसके लिए तो कराटे जिंदगी है, और वो कहता है कराटे में कोई वेपन्स नहीं, पर उसके लिए बस अपने दुश्मन को खत्म करना। कायोसुमी वही बोतलें तोड़ के उसकी कांच उसके मुंह पे दे मारता, जो कि लगातार उसे जोरदार हमले करने का मौका देता। कायोसुमी उस पे लगातार वार करता चला जाता और दिल ही दिल में कहता रहता, मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कायोसुमी को भी यकीन आ रहा होता कि इतने बड़े बंदे पे, जो कि उसे साइज में भी काफी बड़ा है, उस पे वो भारी पड़ता जा रहा है। यूं ही मार खाते खाते डोरियन रोने पे आ जाता और वो कहता, प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। कायोसुमी उसे माफ ना करता, बल्कि उसकी आंखें फोड़ देता। उसे इस बात का काफी जुनून सवार होता, पर डोरियन की एक ही ताली बजाते ही होश में आता। होश में आते ही वो अपने पीछे डोरियन को पाता, यहाँ तक वो उसकी आंखें भी सही सलामत पाता, जबकि कायोसुमी के मुताबिक उसने तो उसकी आंखें फोड़ दी थी। तो वो कहता है, ये तो हिप्नोसिस था, एक बिल्कुल बेहोशी की हालत, ऐसी हालत जिसपे वो उसे बहुत आसानी से काबू कर पाए, जैसे कि कायोसुमी की ख्वाहिश जीतना। और इसी जीत की भरपूर ताकत ने डोरियन को मौका दिया कि वो उसे हिप्नोटाइज कर दे, जिसे डोरियन ने इसके खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि उसने देखा कि वो डोरियन से जीत रहा है, बस एक वहम की तरह जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। यूं ही कायोसुमी अपनी फिशिंग वायर निकालता। इससे पहले कायोसुमी उससे हमला कर पाता, डोरियन उस पे टूट पड़ता। तभी डोरियन अपनी थ्रेट का इस्तेमाल करता, वो भी उसकी गर्दन पे। गिरते गिरते वो डोपो अरोची को याद करता। वो कहता, ग्रैंड मास्टर मुझे माफ करना। सीन शिफ्ट होता और हमें रेड सूक के बारे में दिखाया जाता। बस सीन से बड़ा होता, पर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। ट्रेनिंग को जारी रखते रखते वो पंचिंग बैग में किसी को सेंस करता, जो कि वो पंचिंग बैग में कायोसुमी को पाता। देखते ही देखते काटो कायोसुमी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। शिनशिनकाई हेडक्वार्टर सब मेंबर्स को इकट्ठा किया होता। काटसुमी कायोसुमी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा होता। स्कल फ्रैक्शन, ब्रेन कंट्यूजन, नाक टूटी हुई, अपर लेफ्ट मोलर्स और अपर 2 राइट मोलर्स, यहाँ तक उसके दांतों का भी नुकसान हुआ। इसके अलावा भी बड़ी चीजों का नुकसान हुआ था। सिर्फ और सिर्फ डोरियन की वजह से कायोसुमी की ये हालत हुई। ये तो सिर्फ उसके आधे के करीब भी जख्म नहीं है, यहाँ तक उसकी लिस्ट पढ़ते पढ़ते काटसुमी भी थक जाता। काटसुमी गुस्से से कहता, वो अपनी मौत की लड़ाई लड़ा है। शिनशिनकाई डोजो की 600 ब्रांच में डोरियन की तस्वीर और भी बेचती होती, मतलब कि इनका एक ही मकसद है, डोरियन का खात्मा करना। देखते ही देखते एक और बार हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। डोरियन एक रेस्टोरेंट में बेस बदल के खाना खा रहा होता। तो एक वेटर आता है, उससे खाने के बारे में पूछता है, तो डोरियन उससे कहता है, खाना तो बहुत कमाल का है। इसके जवाब में वेटर कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम्हें मजा आ रहा है मिस्टर डोरियन। ये सुन के डोरियन काफी हैरान होता,
क्योंकि वो वेटर शिनशिनकाई डोजो का मेंबर होता। वो वेटर उसे इतना ही पता था, तुमने मिलियंस लोगों को अपना दुश्मन करार दिया है जो कि शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स हैं। मेरी तरह तुम इस कंट्री के बाहर भी शिनशिनकाई डोजो वालों से मिलोगे जो कि लोगों में ही घुल मिले होंगे। डोरियन वहां से उठ के जाने लगता। रेस्टोरेंट के बाहर वो काफी शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स को पाता और इनके बीच में से गुजरते गुजरते वो टैक्सी में बैठ जाता। यहाँ तक टैक्सी वाला भी शिनशिनकाई से होता और उनके पीछे शिनशिनकाई की मजीद गाड़ियां आ रही होती जो कि मुख्तलिफ गाड़ियां होती, ट्रक, पुलिस की कार और बहुत कुछ, जो कि सारे लोग अपनी अपनी ऑफिशियल जॉब से होते, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, एम्बुलेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके सारे मेंबर्स ऑफिशियली किसी के लिए काम करते होते। यूं ही वो अपने दुश्मन पे भी नजर रखते हैं। यही है शिनशिनकाई डोजो। देखते ही देखते वो टैक्सी वाला उसकी मंजिल के बजाय अपनी मंजिल की तरफ ले जाता, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क होता। शिनशिनकाई डोजो के मेंबर से बड़ा होता। वो डोरियन से कहते हैं इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाओ, मगर डोरियन को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है कि अंदर कौन होगा। यूं ही डोरियन मजीद बोलता, तुम लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए मैं तुम लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा, तो इसलिए लड़ो। तुम लोग वैसे भी मुझसे लड़ना ही तो चाहते हो। तो ड्राइवर, मैं तुम्हें तुम्हारे शिनशिनकाई रूल का भी इस्तेमाल करने देता हूँ। जो कि एक वक्त में एक ही लड़ेगा। वो टैक्सी ड्राइवर उस पर टूट पड़ता, पर बड़ी आसानी से डोपोरोची उस पे भारी पड़ जाता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। डोरियन उनको बोलता है, जबकि तुम लोग हजारों में हो, मगर इसके बावजूद भी तुम लोग एक एक करके आ रहे हो। तभी डोरियन उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाने लगता और इसी में हमारी एपिसोड 9 भी खत्म हो जाती।